पहले मरीना गई, इसके बाद मैं सुपर मास्टर के पास पहुंच गया। वहां हमारे अंदाजे के मुताबिक हंगामी इजलास शुरू हो चुका था। वो इस इजलास में पहले टीवी देख रहे थे, सोनिया की और मेरी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने टीवी ऑफ करके ब्रेन मास्टर पर सवालात की बौछार कर दी। फौज के जनरल ने पूछा, क्या फरहाद दुरुस्त कह रहे? ब्लैक सीक्रेट का खुफिया अड्डा किसी आबदोज में है? ब्रेन मास्टर ने कहा, हाँ, मेरी समझ में नहीं आता ये फरहाद फिर कैसे पैदा हो गया। उस शैतान को ये राज कैसे मालूम हो गया जिसका इल्म सिर्फ मुझे और 4 ब्लैक सीक्रेट्स को है? ये सवाल तुम्हें फरहाद से करना चाहिए था। तुम वहां से क्यों चले आए? वो बोला, मैंने फौरन वापस आकर 4 ब्लैक सीक्रेट से मशवरा किया। वो 4 भी खामोशी से उस नुमाइंदे के दिमाग में थे। ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए थे कि फरहाद खुफिया अड्डा जानता है। उन्होंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आबदोज जहाज से तमाम खुफिया दस्तावेजात हटा दी हैं और इस आबदोज को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक आला हाकिम ने कहा, सोनिया, पारस और अली तैमूर ही कुछ कम न थे। अब ये फरहाद अचानक मौत की तरह फिर आ गया है। दूसरे आला हाकिम ने कहा, टेलीपैथी की फौज रखने वाले ब्लैक सीक्रेट अपना अड्डा छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रेन मास्टर ने कहा, हम भगौड़े नहीं हैं, ये महज एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। फरहाद किसी वक्त भी उस आबदोज जहाज को तबाह कर सकता है। आप लोगों को अगले 24 घंटों में मालूम होगा कि हमारे ब्लैक सीक्रेट कितने तेज तर्रार हैं। अब वो फरहाद और उसकी औलाद को सुकून से जीने नहीं देंगे। सुपर मास्टर ने कहा, फरहाद ने अचानक जाहिर होकर सभी के होश उड़ा दिए हैं। हम सब परेशान हैं। ऐसे वक्त ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट होश में रहकर अपना बचाव भी कर रहे हैं और फरहाद को दोबारा कब्र में पहुंचाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। यूं समझे उस कमबख्त के मुकद्दर में मौत लिखी जा चुकी है। मरीना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहा, मैं मरीना बोल रही हूँ। ये सुपर मास्टर नाअहल है। शराब पीते पीते अपने हसास दिमाग को बेहिस बना चुका है। जिस तरह मैं इसके दिमाग में आसानी से आ जाती हूँ उसी तरह दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले भी आ सकते हैं। क्या आप लोगों को इस गलती का एहसास है कि कोई भी इस गधे के जरिए आप लोगों की इस अहम मीटिंग में शरीक हो सकता है? ब्रेन मास्टर ने कहा, मरीना, माइंड योर लैंग्वेज। तुम सुपर मास्टर को गधा कह रही हो। जनरल ने कहा, जो गधा अपनी पीठ पर दुश्मनों को उठाकर हमारे दरमियान ले आए उसे गधा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? फौज के कर्नल ने कहा, हम अब तक यही समझ रहे थे कि सुपर मास्टर हसास दिमाग रखता है, इसे अपनी दिमागी कमजोरी की इत्तला देना चाहिए थी। मरीना ने कहा, ब्रेन मास्टर हमेशा सुपर मास्टर से राब्ता रखता है। ब्रेन मास्टर भी आप लोगों को इस कमजोरी की इत्तला दे सकता था। वह भड़क कर बोला, तुम ख्वामखा इल्जाम लगा रही हो। मेरा सुपर मास्टर से कोई जाती ताल्लुक नहीं है। मरीना ने सुपर मास्टर को बोलने पर मजबूर किया। ब्रेन मास्टर, जाती ताल्लुक से इनकार क्यों कर रहे हो? तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो। तुमने कहा था अभी शादी वाली बात आला हुकाम और फौजी अफसरान को ना बताई जाए। मैंने कहा था ये बात हमारे बड़ों को नहीं मालूम होगी। तुम तो किसी वक्त भी मेरी बहन को धोखा दे सकते हो और यही कर रहे हो। अपने बड़ों के सामने जाती ताल्लुकात से इनकार कर रहे हो। एक आला हाकिम ने कहा, यह हम क्या सुन रहे हैं? हमें बताया गया है कि ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जज्बात से आरी बना दिए गए हैं। ये 5 अफराद औरतों में कोई कशिश महसूस नहीं करते। फिर ये ब्रेन मास्टर तुम्हारी बहन में क्यों दिलचस्पी ले रहा है? ब्रेन मास्टर ने कहा, यह सुपर मास्टर नहीं कह रहा है। इसके दिमाग पर मरीना कब्जा जमाकर इसे बोलने पर मजबूर कर रही है। वो बोली, मैं इतनी नादान नहीं हूं कि तुम्हें जज्बात से आरी समझते हुए सुपर मास्टर को एक गलत बात बोलने पर मजबूर करूं। मैं जनरल साहब से गुजारिश करती हूँ वो मुझे अपने दिमाग में आने दें ताकि यह साबित हो जाए कि मैं सुपर मास्टर के अंदर रहकर उसे मजबूर नहीं कर रही हूँ। ब्रेन मास्टर ने कहा, हरगिज नहीं। तुम जनरल साहब के पास जाओगी तो तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले सुपर मास्टर के दिमाग में रहकर उसे बोलने पर मजबूर करते रहेंगे। जनरल ने कहा, अगर मरीना के टेलीपैथी जानने वाले ना हुए तो तुम सुपर मास्टर के दिमाग में जाकर उसे बयान बदलने पर मजबूर करोगे। तुम और मरीना अपनी अपनी टेलीपैथी के जरिए हम सबको उलझा रहे हो। सीधी सी बात है कि सुपर मास्टर की दिमागी कमजोरी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये इतने बड़े ओहदे के काबिल नहीं रहा और जो सुपर मास्टर नाअहल साबित होता है उसे गोली मार दी जाती है। इसे बाहर ले जाओ। 24 घंटों के अंदर दूसरे सुपर मास्टर का इंतखाब होगा। 2 फौजी जवानों ने आकर सुपर मास्टर के दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। उसे कुर्सी से उठाकर ले जाने लगे। वहाँ अहकामात की तामील करने वाले फौजी जवान भी योगा के माहिर थे। ऐसी अहम मीटिंग में वही हुकाम और फौजी अफसरान शरीक होते थे जो हसास दिमाग रखते थे। इस तरह कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला इस मीटिंग में छुपकर नहीं आ सकता था। यह एहतियात अभी कुछ दिनों से की जा रही थी और मेरे मंजरेआम पर आते वो लोग और ज्यादा मोहतात हो गए थे। जनरल ने मरीना को एक फौजी जवान के दिमाग में जाने की इजाज़त दी। इसके साथ मैंने भी वहाँ जगह बना ली। वो बोली, जनरल, मेरा एक मातियत चंद तस्वीरें लेकर आ रहा है। वह तस्वीरें साबित कर देंगी कि ब्रेन मास्टर जज्बात से खाली नहीं है बल्कि जज्बाती है। सुपर मास्टर की बहन का दीवाना है। ब्रेन मास्टर ने कहा, अब तुम जाली तस्वीरों के जरिए मुझ पर कीचड़ उछालना चाहती हो।
तस्वीरों को परखने वाले माहिरीन रिपोर्ट देंगे कि वो तस्वीरें जाली हैं या असली। ब्रेन मास्टर ने आंखें बंद कर लीं। फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज़ और लहजा बदल चुका था। वो कह रहा था, मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 अपने ब्रेन मास्टर के जरिए आप लोगों से हमकलाम हूँ। अगर हमारा ब्रेन मास्टर किसी औरत के साथ जज्बाती हो गया है तो इसमें हमारे मुल्क या हमारी कौम को क्या नुकसान पहुंच रहा है? नुकसान तो मरीना पहुंचा रही है, अपने ज़ाती झगड़े में फरहाद के खतरे को पसे पुश्त डाल रही है। यहाँ हम फरहाद से बचाव की तदाबीर सोचने और उसे दोबारा मिट्टी में मिला देने के लिए एक दूसरे से अहम मशवरे करना चाहते हैं, लेकिन यह बददिमाग चाहती है कि हम आपस में लड़ते रहें और फरहाद हमारे अंदर सुरंग बनाता रहे। ब्रेन मास्टर का लहजा फिर बदल गया। वो कह रहा था, मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 बोल रहा हूँ। हमें ट्रांसफार्मर मशीन ने जज्बात से आरी बनाया है या नहीं, हमें क्या खूबियाँ और क्या खराबियाँ हैं, इन सब का ताल्लुक हमारी अपनी ज़ात से है। अगर आप लोगों को या हमारे मुल्क को हमारी किसी खराबी या कोताही से नुकसान पहुंचे तो हम सजा पाने के लिए खुद हाजिर हो जाएंगे। तीसरी बार फिर लहजा बदला। मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 2 बोल रहा हूँ। यह औरत की फितरत है, उसे लड़ने के लिए शौहर ना मिले, दफ्तर चला जाए तो वो पड़ोसनों से लड़ती है। फिर ये मगरूर लड़की हमसे क्यों ख्वामखा नहीं लड़ेगी? फिर एक बार लहजा बदल गया। मैं ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 बोल रहा हूँ। 100 बात की एक बात, फरहाद हमारे मुल्क का पहला और आखिरी दुश्मन है। अगर आप मुल्क को बचाने की बातें संजीदगी से करना चाहते हैं तो मरीना को मौजूदा इजलास से बाहर कर दें, वरना हम जा रहे हैं। आला हुक्म फौजी अफसरान आपस में मशवरे करने लगे। फिर जनरल ने कहा, मरीना तुम हमारे लिए बहुत अहम हो, हमें तुम्हारी हुब्बुल वतनी से भी इनकार नहीं, लेकिन ये इजलास ब्लैक सीक्रेट्स ने तलब किया था, इसलिए तुम्हें अभी जाना चाहिए। ठीक 1 घंटे बाद इस इजलास में तुम रहोगी और ब्रेन मास्टर ब्लैक सीक्रेट के साथ यहाँ से चला जाएगा। फौजी जवान ने जनरल के हुक्म से सांस रोकी। मैं और मरीना अपनी जगह हाजिर हुए। फिर मरीना मेरे पास आकर गुस्से से बोली, मुझे खुश करने के लिए 1 घंटे बाद बुलाया गया है, लेकिन मैं इजलास से निकालने वाली इंसल्ट को नहीं भूलूंगी। मुझे वहां से हटाकर गुफ्तगू करने का मतलब यह हुआ, खास और अहम मुल्क की राज मुझसे छुपाए जा रहे हैं। बेटी, ऐसे वक्त सभी को गुस्सा आता है, लेकिन तुम तो बाकमाल हो, गुस्सा बर्दाश्त कर लेती हो। अभी खुद को नॉर्मल रखो। मैं गुस्से और दूसरे जज्बात पर काबू पाने के लिए सांस रोककर योगा के आसन पर रहती हूँ। इस अमल में 15-20 मिनट लगेंगे, मैं अभी आती हूँ। वो चली गई। ब्लैक सीक्रेट्स ने मरीना की इंसल्ट करने और उसे इजलास से भगाने के लिए अपनी अपनी आवाज़ें सुनाई। एक लड़की को नीचा दिखाने और ब्रेन मास्टर को जज्बाती होने के इल्ज़ाम से बचाने के लिए उन्हें इस गलती का एहसास नहीं हुआ कि अपनी आवाज़ सुना रहे हैं। शायद इसलिए एहसास नहीं हुआ कि इस इजलास में वो सबको अपना समझ रहे थे। इस गलती का फ़ायदा मुझे पहुंचने वाला था। उन ब्लैक सीक्रेट्स में से कभी तो कोई बीमार या हादसे में जख्मी होगा और मुझे अपने दिमाग में जगह बनाने का मौका देगा, लेकिन पहले यह तस्दीक करना थी कि चारों अपनी ही आवाज़ में बोल रहे थे। मैंने नंबर 1 की आवाज़ और लहजे को अपने जहन में दोहराया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। उसके दिमाग में पहुंच गया। ब्लैक सीक्रेट्स नंबर 1 ने पूछा, कोड वर्ड्स। ये पूछने में 2 सेकंड लगे। फिर उसने 1 सेकंड तक जवाब का इंतजार किया, इसके बाद सांस रोक ली। इन 3 सेकंड्स में मैंने उसके चोर ख्याल से पूछा, रिहाइश? चोर ख्याल ने कहा, एटलांटा, P1214 लिस्बन पार्क। यानी वो वाशिंगटन के मशरिक में एटलांटा नामी मुकाम पर रहता था। वहाँ लिस्बन पार्क के B ब्लॉक में 1214 नंबर के बंगले में क्याम था। ये मुझे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। अब मैं बाकी 3 ब्लैक सीक्रेट्स के पास जाना मुनासिब नहीं समझता था। नंबर 1 ने तीनों साथियों को बता दिया होगा कि मरीना उसके दिमाग में आई थी। चूंकि कोड वर्ड्स नहीं जानती थी, इसलिए सांस रोककर उसे भगा दिया गया। चारों की आवाज़ें और लहजे मुझे अच्छी तरह याद थे। मैंने सोचा पहले एक के जरिए तीनों को ट्रैप करने की कोशिश करूंगा, नाकामी होगी तो ख्याल ख्वानी का हथियार इस्तेमाल करूंगा। 20 मिनट के बाद मरीना आई। मैंने कहा, ब्रेन मास्टर इस इंतजार में है कि कभी तुम बीमार पड़ जाओ और सांस रोकने के काबिल ना रहो तो वो तुम्हें अपनी मामूला बना ले। आज तुमने चारों ब्लैक सीक्रेट्स की आवाज़ें सुनी हैं, क्या उनके लहजों को याद रखा है? मैंने अपने दिमाग में नक्श कर लिया है। मुझे भी उनकी दिमागी कमजोरी का इंतजार रहेगा। मैं उसके साथ सोनिया के पास आया। वो बोली, मैं मरीना हूँ, पापा के साथ आई हूँ, क्या आपको मम्मा कह सकती हूँ? सोनिया ने खुश होकर कहा, तुम बहुत ज़हीन बेटी हो, तुम्हारी जहानत और काम करने का अंदाज यही रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे और तुम्हें याद रखेंगे। मुझे मम्मा कहोगी तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। ओह मम्मा, मैं और कभी आपसे आगे जा सकूंगी? कभी आपका नाम मिटाकर अपना नाम चमका सकूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। मरीना बाप की जगह औलाद लेती है। माँ शेर होती है तो बेटी सवा शेर हो जाती है। ऐसा हमारी दुनिया में होता है। अब इस बहस को छोड़ो। पहली बार बेटी बनकर आई हो, माँ से कुछ मांगो या अपने मसाइल बताओ, मैं तुम्हारे सर से पहाड़ उतार दूंगी। बेशक आप ऐसा कर सकती हैं। मेरी एक ही उलझन है, मैं सोचती हूँ आपकी टीम में शामिल होकर कहीं मैं अपने मुल्क से दुश्मनी तो नहीं कर रही। मैं तुम्हारी उलझन दूर कर देती हूँ। यह सोनिया का वादा है कि जब तक तुम हक और इंसाफ के लिए काम करती रहोगी, हम तुम्हारे मुल्क के किसी फर्द के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ करने से पहले तुम्हें हालात से बाखबर रखेंगे। फिर यह तुम्हारी स्वाबदीद पर होगा कि तुम क्या इकदाम करती हो। मैंने कहा,
सोनिया ने तुमसे वादा किया, इसलिए मैं भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मैंने ब्लैक सीक्रेट्स नंबर 1 की रिहाइश का पता मालूम कर लिया है। वह हैरानी से बोली, पापा आपने इतनी जल्दी कैसे मालूम कर लिया? सोनिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारे पापा ऐसी ही तूफानी रफ्तार से काम करते हैं। अब तुम बताओ, उस ब्लैक सीक्रेट को तुम ट्रैप करोगी या हमें इजाजत दोगी? मामा, आज रात एक चार्टर्ड त्यारे के जरिए मैं पारस के साथ न्यूयॉर्क जा रही हूँ। पापा आप मुझे उस शैतान का पता बताएं। मैंने उसे पता बताया, फिर कहा, तुम अपने तौर पर जो बेहतर समझती हो वो करो। पापा आप क्या करना चाहती हैं? मैं अटलांटा जाकर दूर ही दूर से निगरानी करना चाहता था, उसके हल्का अहबाब से वाकिफ होना चाहता था। इसके बाद उसे कुछ इस तरह दिमागी कमजोरी में मुब्तला करने का इरादा था कि उसे किसी दुश्मनी का शुबा न हो। इस तरीक़ाकार से उम्मीद थी कि मैं बाकी 3 ब्लैक सीक्रेट्स के भी दिमागों में पहुंच सकूंगा। वो कायल होकर बोली, बहुत ही उम्दा तरीक़ाकार है। मैं और पारस इसी पर अमल करेंगे। उन चारों के दिमागों में चुपचाप जाने का मौका रहेगा तो ऐसा खेल खेलूंगी कि वो चारों पुरस्कार बनना भूल जाएंगे। कोई मुश्किल हो तो हमें आवाज़ देना। पापा और मामा के दिमागों में आने के लिए कोडवर्ड्स मुकर्रर कर लो। वो ज़रा सोच कर बोली, बेटी के पापा मैं हूँ पापा की बेटी, और मम्मा के दिमाग में आकर कहूँगी, बेटी की मम्मा मैं हूँ मम्मा की बेटी। ये कोडवर्ड्स ठीक हैं। सोनिया ने कहा, इन कोडवर्ड से तुम्हारी भरपूर मोहब्बतें ज़ाहिर होती हैं। वो चली गई। मैंने सोनिया से पूछा, मास्कमैन से रब्ता हुआ था? वो सांस रोक लेता है। सुल्ताना और सलमान ने कई बार रब्ता करना चाहा, मगर उसने एक सेकंड के लिए भी उन्हें दिमाग में आने नहीं दिया। मेरा ख्याल है हम फिलहाल उसे नज़रअंदाज करें। हाँ, वो खौफज़दा है। यही समझ रहा होगा कि तुम बार बार उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लैला ने आकर कहा, इसराइल के मौजूदा हुक्काम और आला फौजी अफसरान के दिमागों में पहुंचा नहीं जा सकता। मैं जनरल टायर के दिमाग से कोई खास बात मालूम ना कर सकी। वो समझ गए हैं कि ब्रायन वुल्फ के पीछे हमारे फरहाद साहब छुपे हुए थे। उनका ख्याल है फरहाद जैसा तूफान ही तमाम गोल्डन ब्रेन्स को उड़ा कर ले जा सकता था। ये कारनामा तन्हा सोनिया का नहीं है। मैंने पूछा, पापा डूक का कोई सुराग मिला? जनरल टायर की सोच ने सिर्फ इतना बताया है कि पापा डूक मौजूदा हुकाम के लिए काम कर रहे हैं। ये मालूम ना हो सका कि वो कहाँ रहता है और किस तरह वहाँ के हुकाम से राब्ता करता है। सोनिया ने कहा, फरहाद यहाँ मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। ये 3रा महीना ख़त्म होने वाला और पापा डूक हाथ नहीं आया। मैंने कहा, वो ऑपरेशन के बाद चेहरे, आवाज़ और लहजे की तब्दीलियों से गुजर रहा था, इसलिए इतना वक्त गुजर गया। तुमने वक्त ज़ाया नहीं किया है। गोल्डन ब्रेन्स और उनके अड्डे की तबाही मामूली कारनामा नहीं है। मैं पिछले कारनामे की खुशी में अगले टारगेट को नहीं भूलती। इन कमबख्तों ने ऐसे ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए हैं कि ख्याल ख्वानी करने वाले भी वहाँ के हुकाम और फौजी अफसरान के दिमागों को कमज़ोर नहीं बना सकेंगे। इन्होंने अपनी रिहाइशगाह में कोई मुलाजिम नहीं रखा है, ना ही इनके बीवी बच्चे हैं। अगर कोई होता तो उसके ज़रिए इन्हें भी ऐसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कराया जा सकता था। लैला ने मुझसे कहा, आप मेरी एक बात मानेंगे? ज़रूर मानूंगा, बोलो। आपको तेल अबैब जाना चाहिए। आप और सिस्टर जब एक जगह होते हैं तो दुश्मनों की मौत बन जाती हैं। सोनिया ने कहा, लैला ज़्यादा चालाक ना बनो। मैं ख्याल ख्वानी नहीं जानती, मगर चोर ख्यालात समझ लेती हूँ। तुम दरअसल दुल्हा को उसकी दुल्हन के पास भेजना चाहती हो। क्या मैं गलती कर रही हूँ? अभी हम काम की बातें कर रहे हैं। तुम शादी और इस दवाजी ज़िंदगी का मामला क्यों ठोंस रही हो? सिस्टर, आपने तन्हा ज़िंदगी बहुत गुजार ली। छोटी बहन समझकर मेरी बात मान लें, वरना मैं अपनी बात मनवाना जानती हूँ। अच्छा, अब तुम भी चैलेंज करने लगी हो। ज़रा देखूं तो सही कि तुम क्या करना चाहती हो। ठीक है, मैं क्या कर चुकी हूँ ये थोड़ी देर बाद दुल्हा दुल्हन को मालूम होगा। वो चली गई। पहले सुल्तान और सलमान के पास आई, फिर पारस और अली तैमूर से रब्ता किया और सबसे कहा, सिस्टर 3 माह से तन्हा तेल अबैब में है। जब तक फरहाद वहाँ नहीं जाएंगे पापा डूक तक पहुँचना मुमकिन नहीं होगा। वैसे भी निकाह पढ़वाने के बाद इन्हें साथ रहना चाहिए ना। सबने तायद की कि काम भी होगा और इस दवाजी ज़िंदगी के तकाजे भी पूरे होंगे। पारस ने लैला से कहा, आप मेरी मम्मा के लिए फराग दिली का सबूत दे रही हैं। आज से मैं आपको आंटी नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी ज़ुबान में अम्मी कहा करूँगा। लैला ने खुश होकर कहा, आई लव यू, आई किस यू। थैंक यू अम्मी। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझसे कहा, आप किसी भी फ़्लाइट से तेल अबैब रवाना हो जाएं। इनकार की सूरत में सुल्ताना, सलमान, पारस और अली तैमूर भूख हड़ताल करने वाले हैं। ये क्या धमकी है? धमकी नहीं है, आप हड़ताल करने वालों के पास जाकर तस्दीक करें। मैं चारों के पास गया। वो सब लैला की हमायत में बोल रहे थे। लैला ने कहा, आपकी रवानगी के बाद मैं यहाँ पारस और मरीना का इंतज़ार करूँगी। वो 3 कैदी और उस बंगले की चाबी उनके हवाले करूँगी। फिर अपनी बहन के पास रहने के लिए पेरिस चली जाऊँगी। अल्लाह के फजल से हमारी टीम पहले से बहुत मजबूत थी। मरीना की आमद ने इसे और मुस्तहकम कर दिया था। मेरे मंजर-ए-आम पर आने से इस टीम की दहशत बढ़ गई थी। कहीं हम कामयाब हो रहे थे और कहीं कामयाबी के रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही थीं। ये रुकावटें भी आगे चलकर दूर होने वाली थीं। सोनिया और अली जिन टेलीपैथी जाने वालों को अमेरिका से अगवा करके लाए थे, उनमें कैनी पॉल और मिक्की मैथ्यू पेरिस में थे।
और शिल्पा को लंदन में आज़ाद छोड़ दिया था। वो जान गई थी कि जोजो ने उसे अपनी मामूला बनाया हुआ है। उसके पास निजात का कोई रास्ता नहीं था। वो आज़ाद भी थी और जोजो की कनीज़ भी। ये मानती थी कि जोजो ने उसे कनीज़ का कोई काम नहीं लिया, फिर भी परेशान रहती थी। गम गलत करने के लिए लंदन के पब्स में और नाइट क्लबों में शराब पीती, रक्स करती थी और मस्ती में चू रहती थी। ब्रेन मास्टर का एक टेलीपैथी जानने वाला इवान रास्का लंदन में था और मरीना को तलाश कर रहा था। उसे मरीना तो ना मिली, शिल्पा मिल गई। वो रूबी क्लब में कुछ पीने और खाने के लिए आया था। यूरोप और अमेरिका में शराब के बगैर खाना या तफरीह बेमज़ा समझी जाती है। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने और योगा की मशकें करने के दौरान यह अहद किया जाता है कि वो शराब और औरत से दूर रहेंगे। लेकिन जहां कदम कदम पर शराब पानी की तरह मिलती हो, हर तकरीब और हर सोसाइटी में पीना लाजमी हो, वहां इनकार नहीं होता, कसम टूट जाती है। टेलीपैथी जानने वाली इवान रास्का ने कुछ अरसे तक परहेज किया। फिर वाशिंगटन से लंदन आते ही उसे पर लग गए। उसने सोचा था थोड़ी सी पिया करेगा ताकि दिमाग हसास रहे और सांस रोकने की सलाहियत भी बहाल रहे। नशे की मिकदार पहले थोड़ी होती है, फिर नादानिस्तगी में रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली जाती है। वो डायना क्लब में खाने से पहले पी रहा था। सामने डांस फ्लोर पर जवान और बूढ़े ऑर्केस्ट्रा की धुन पर रक्स कर रहे थे। उनमें शिल्पा भी थी, तन्हा रक्स कर रही थी। औरत हसीन और शबाब का जीता जागता इश्तिहार हो तो मर्द उसकी तन्हाई दूर करने के लिए बेचैन हो जाती हैं। इवान रास्का ने देखा कई जवान उसके साथ रक्स करने की दरख्वास्त करने आए थे और वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ रक्स करने चली गई थी। वो अपनी मेज से उठकर सुरूर में चलता हुआ डांस फ्लोर पर आया। शिल्पा के करीब पहुंचा। उसी वक्त ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया। रक्स का एक दौर खत्म हो गया। वो बोला, क्या मुकद्दर है, ऑर्केस्ट्रा का दम घुट गया है। क्या हम मौसीकी के बगैर रक्स कर सकती हैं? वो हंसते हुए बोली, क्या हम हवा के बगैर सांस ले सकती हैं? मौसीकी भड़काती है तो हम भड़क कर उछलते कूदते हैं, जैसे रक्स कहा जाता है। वो बोला, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, आओ हम मौसीकी के बगैर रक्स करें। अरे जाओ, मैंने ऑर्केस्ट्रा की धुन पर किसी के साथ रक्स नहीं किया, तुम कहाँ के गुलफाम आए हो? वो स्टेज से जा रही थी। इवान रास्का उसके दिमाग में पहुंच गया। वो रुक गई। चूंकि नशे में थी इसलिए पराई सोच की लहरों को महसूस न कर सकी। इवान रास्का ने सिर्फ एक डबल पैग हलक से उतारा था। उसे हल्का सा सुरूर था, होशो हवास में था, इसलिए ख्याल ख्वानी कर सकता था। वो उसकी तरफ खिंची चली आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर रक्स करने लगी। पहले तो लोगों ने हैरानी से दोनों को देखा, फिर सब के सब हंसने लगे। हंसने वालों को इल्म नहीं था कि टेलीपैथी एक ऐसी ना सुनाई देने वाली मौसीकी है जो किसी को भी तिगनी का नाच नचा देती है। शिल्पा ने कहा, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी नाक कट गई है, और नाक कट जाए तो दुनिया हंसती है। वो अपनी नाक को छूकर देखना चाहती थी, लेकिन इवान रास्का की मर्जी के खिलाफ छू ना सकी। परेशान होकर बोली, अब क्या होगा? मुझे दूसरी नाक कैसे मिलेगी? मेरे घर चलो, मैं दूसरी नाक लगा दूंगा। वो उसे लेकर स्टेज से उतर गया। वेटर को बिल अदा किया, भारी टिप दी। फिर क्लब से बाहर आकर उसे अगली सीट पर बिठाया और खुद उसके बराबर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। वो किसी औरत या दोस्त को अपने कॉटेज में नहीं ले जाता था और ना ही अपना असल नाम बताता था। किसी के साथ कोई ताल्लुक शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करता था। आराम से कार में बैठकर शिल्पा के चोर ख्यालात पढ़ने लगा। जरा सी देर में वो खुशी से खिल गया। एक टेलीपैथी जानने वाली उसके हाथ आ गई थी। शिल्पा के मुतालिक सुपर मास्टर वगैरह का ख्याल था कि उसे सोनिया ने अगवा किया है। इवान रास्का को उसकी सोच ने बताया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया। वो खुद अमेरिका से भाग कर आई थी। अपनी एक अलहदा तंजीम बनाना चाहती थी, लेकिन एक बार पारस के हत्थे चढ़ गई थी। जोजो ने उसे अपनी मामूला बना लिया। इवान रास्का ने कहा, शिल्पा मैं तुम्हारे सामने भी हूं और तुम्हारे दिमाग में भी। लो, मैं दिमाग को आज़ाद कर रहा हूं, जरा होश में रहकर मुझे देखो और बातें करो। वो उसके दिमाग से निकल आया। शिल्पा ने आसपास देखा, फिर सर पकड़कर कहा, मैं बिल्कुल मदहोश नहीं हूं। यह समझ रही हूं कि तुम मुझे यहां लाए हो और तुम टेलीपैथी जानते हो। तुम्हारा ताल्लुक जोजो की टीम से है। गलत समझ रही हो। मैं जोजो और पारस का दुश्मन और तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हें जोजो के तनवीमी अमल से निजात दिला सकता हूं। नहीं, वो जोंक की तरह चिमट गई है। न मुझसे कोई काम लेती है, न आज़ाद छोड़ती है। मैं गम गलत करने के लिए बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। पीने से मसला हल नहीं होता, जहानत से काम लो। जहानत? वो हंसने लगी। फरहाद की टीम से टकराओ तो पता चलता है जहानत से हम कोसों दूर हैं। खुदा ने हमसे इंसाफ नहीं किया है। सारी जहानत उधर दे दी और हमारे मुकद्दर में नाकामियाँ लिख दी। मैंने कई बार अपनी एक तंजीम बनाने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैं तुम्हारी तकदीर बदलने आया हूँ। कौन हो तुम? अपने जिस्म जान का मालिक बना लो, तुम्हारा दोस्त रहूँगा। नाम क्या है? जो नाम तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसी नाम से पुकारो। यानी खुद को छुपाकर दोस्ती का दावा कर रहे हो। यही जहानत तुम्हें सिखा रहा हूँ कि किसी पर भरोसा न करो। जब मैं तुम्हें जोजो के तनवीमी अमल से निजात दिलाऊंगा तो अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे कब निजात दिलाओगे? यहाँ से अमेरिका चलो, वहाँ तुम्हारा काम बनेगा। नहीं, वहाँ से भाग कर आई हूँ। अगर पहचान ली गई तो पकड़ी जाऊंगी। तुमने चेहरा बदल लिया है, थोड़ी सी आवाज़ भी बदलो, कोई नहीं पहचानेगा। यहाँ से पेरिस तक जोजो और पारस से टकराव होता रहेगा। मैं सुकून से तुम्हारे दिमाग में तनवीमी अमल का तोड़ नहीं कर सकूंगा।
तो अमेरिका जाना क्या ज़रूरी है, हम जापान जा सकती हैं। अमेरिका में मेरे वसी ज़राए हैं, वहाँ तुम्हारी हिफाजत का माकूल इंतज़ाम हो सकेगा, वो कायल होकर बोली। मैं तनवीमी अमल के असर से निकलने के लिए तुम्हारे साथ जाऊंगी। मेरे साथ जाना दानिशमंदी नहीं है, तुम ऐसी नादानी की बातें सोचती हो इसलिए नाकाम रहती हो। इसमें नादानी की क्या बात है, हम एक साथ सफ़र करेंगे और दुश्मन पहचान लेंगे तो दोनों ही एक साथ उनके शिकंजे में आ जाएंगे। अगर कल सुबह मैं चला जाऊं और तुम किसी दूसरी फ्लाइट से आओ तो हम में से कोई एक अगर फंसेगा तो दूसरा उसे दुश्मन की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करेगा। टीम वर्क इसी तरह होता है। तुम बहुत अच्छी तरह बातें समझाते हो, मैं तुम्हारी बात यहाँ से रवाना हो जाऊंगी। उन्होंने एक रेस्तोरां में खाया। शिल्पा उसे अपने बंगले में ले आई। रात के 2 बजे तक उसके पहलू में जागती रही। फिर ईमान रास्का ने उसे टेलीपैथी के जरिए थपक थपक कर सुला दिया। इसके बाद उसने ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 से रब्ता किया। ख्याल ख्वानी की परवाज़ की उसके दिमाग में आकर बोला, मी रास्का। इतना कहकर वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। उसे ताकीद की गई थी कि कोई अहम बात हो तो वो ब्लैक सीक्रेट के दिमाग में आकर सिर्फ अपना नाम बताए, बाकी बातें ब्लैक सीक्रेट खुद आकर पूछेगा। उसने खुद आकर पूछा, वेल रास्का, कोई खास बात? जी हाँ, शिल्पा मिल गई है, अभी मेरे पास गहरी नींद में है। ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। क्या तुम मुतमईन हो कि उसके आसपास दुश्मन नहीं है? जी हाँ, मुतमईन हूँ। जोजो ने तनवीमी अमल के जरिए शिल्पा को अपनी मामूला बनाकर रखा है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आती है, उसे कोई काम नहीं लेती। ब्लैक सीक्रेट ने कहा, यह बात समझ में आती है। जो पहले माँ बनने वाली थी उसे पेरिस के मिलिट्री अस्पताल में पहुंचाया गया था। इसके बाद उसने तवील खामोशी इख्तियार कर ली। शायद हमल ज़ाय होने के बायस कमज़ोर हो गई थी। ये अच्छा मौका है, उसे यहाँ भेज दो। ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए उसकी आवाज़, लहजा और शख्सियत तब्दील कर दी जाएगी। सर, मैंने उसे राज़ी कर लिया है। वो कल किसी फ़्लाइट से रवाना होगी। मैं आपको फ़्लाइट नंबर बता दूंगा। वो जब तक यहाँ के लिए रवाना ना हो उसका साथ ना छोड़ो। ये याद रखो कि जो किसी वक्त भी उसके दिमाग में आ सकती है। शिल्पा एक तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है। मेरा अमल उस पर असर नहीं करेगा। एक तदबीर समझ में आ रही है। ये जो की सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है। अगर मैं जो का लहजा इख्तियार करके जाऊं तो ये मुझे महसूस नहीं करेगी। ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 ने कहा, हमें यह तजुर्बा करना चाहिए। हम सब नए ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। अभी हमें टेलीपैथी के बहुत से तजुर्बात से गुजरना है। मैं अभी जाकर दूसरे पर यह तज्जिया करूंगा। वो 4 ब्लैक सीक्रेट थे और एक ब्रेन मास्टर। उनकी कुल तादाद 5 थी। उनमें से हर एक की तहवील में 2 नए टेलीपैथी जाने वाले थे। ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 के जो 2 अदद टेलीपैथी जाने वाले थे, वह सिर्फ अपने आका नंबर 1 की सोच की लहरों को महसूस नहीं करते थे। इस तरह ब्लैक सीक्रेट नंबर 2 अपने 2 अदद ख्याल ख्वानी करने वालों के दिमागों में जा सकता था और वो दोनों उसे महसूस नहीं करते थे। अगर कोई दूसरा ब्लैक सीक्रेट उनके अंदर आना चाहता तो वो उसे महसूस कर सकते थे और सांस रोक सकते थे। इस तरीक़ेकार के मुताबिक कोई ब्लैक सीक्रेट या ब्रेन मास्टर एक दूसरे के टेलीपैथी जाने वाले के दिमाग में नहीं जा सकता था। इस हिसाब से उन्होंने ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए 10 नए टेलीपैथी जाने वाले पैदा किए थे और वो खुद 5 अदद थे। इस तरह ब्रेन मास्टर की टीम में 15 ख्याल ख्वानी करने वाले थे, जिनमें से 3 को मरीना ने कैदी बना लिया था। बहरहाल ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 ने एक नया तजुर्बा करने के लिए ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 का लहजा इख्तियार किया। फिर उसके एक टेलीपैथी जाने वाले मातियत के लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की तो आसानी से दिमाग में पहुंच गया। ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 के मातियत ने ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 को अपने अंदर महसूस नहीं किया। मैं, सलमान, सुल्ताना, लैला और जो 12 इस तरीक़ाकार के मुताबिक एक दूसरे के मामूल के दिमागों में आते जाते रहती हैं। ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 के लिए ये नया तजुर्बा नई कामयाबी थी। उसने खुश होकर बाकी तीनों ब्लैक सीक्रेट्स और ब्रेन मास्टर को इस नए तरीक़ेकार के मुतल्लिक बताया। फिर ईमान रास्का से कहा कि तजुर्बा कामयाब रहा है। वो जब चाहे जो का लहजा इख्तियार करके शिल्पा के दिमाग में जा सकता है। अभी हम नहीं जानते थे कि शिल्पा दुश्मनों की चाल में आ रही है। वैसे मैंने सलमान से कहा था कि वो हमारे ट्रैप किए हुए कैनी पॉल, मिकी मैथ्यू और शिल्पा की खैरियत मालूम करता रहे और वक्त मुकर्रर के मुताबिक उन पर नए सिरे से तनवीमी अमल भी होता रहना चाहिए। फिर मैंने लैला, सुल्तान और सलमान को सोनिया के पास बुलाकर मशवरा दिया। हमें मरीना का ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद हासिल करने के लिए उसके मुल्क के बाकी टेलीपैथी जाने वालों को वापस कर देना चाहिए। सलमान ने कहा, हम मरीना पर किस हद तक भरोसा कर सकती हैं? क्या आइंदा उसके मुल्क की मामलात में इख्तलाफ पैदा होगा तो वो हमसे बदजा नहीं होगी? अगर उसने अलहदगी इख्तियार की तो हमारे ट्रैप किए हुए तमाम टेलीपैथी जानने वाले उसकी तहवील में रहेंगे। हमने जो पाया उससे महरूम हो जाएंगे। सोनिया ने कहा, सलमान, तुमने मार्टन रसल को मामूल बनाया। फरहाद ने कैनी पॉल और मिकी मैथ्यू को ट्रैप किया, जो शिल्पा के दिमाग पर हावी है। जे मॉर्गन भी जो का मामूल है। लैला ने वार्नर हैक को मामूल बनाया था, लेकिन तुम लोगों ने किसी से कोई खास काम नहीं लिया। सुल्ताना ने कहा, इसलिए कि हम खुद ख्याल ख्वानी करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोनिया ने कहा, और ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने सिर्फ इसलिए उन्हें अपने कब्जे में रखा है कि दुश्मन उनसे शैतानी काम ले रहे थे। हमने उन्हें ट्रैप करके दुश्मनों के हाथ बांध दिए थे।
लेकिन उन्होंने पता नहीं और कितने नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लिए। मैंने कहा दुश्मन की ताकत वही है। हम बार बार उनके टेलीपैथी जानने वालों को पकड़ते रहेंगे, वो बार बार नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करते रहेंगे। अभी झील में बहुत सी मछलियां हैं, हम कब तक मछलियां पकड़ते रहेंगे? सलमान ने कहा, आप दुरुस्त कहती हैं। हमारा मकसद यह है कि किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को गलत तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। सोनिया ने कहा, और यही मकसद मरीना का है। इस लड़की ने अपने टेलीपैथी जानने वालों को गलत मकसद से इसराइल नहीं जाने दिया। इसके लिए अपने आला हुक्काम और ब्लैक सीक्रेट्स वगैरह की मुखालफत मोल ली। लैला ने कहा, कल तक मरीना तन्हा थी, बड़ी मजबूत और खतरनाक मुखालफतों का सामना कर रही थी। उसे हमसे बड़ी ताकत हासिल हो रही है। अगर उसके टेलीपैथी जानने वाले वापस कर दिए जाएं तो उसके पास भी टेलीपैथी जानने वालों की एक ज़बरदस्त फौज होगी और वह हमारी इस मोहब्बत और दोस्ती को कभी भुला नहीं पाएगी। मैंने कहा, रह गई ये बात कि आइंदा कभी मरीना से धोखा हो सकता है, वो हमसे अलहदगी इख्तियार कर सकती है, तो कोई बात नहीं। अगर वो हमसे अलग होकर अपने टेलीपैथी जानने वालों को उम्दा मकासद के लिए और दूसरे ममालिक की भी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करती रहेगी तो हमें खुशी होगी। हम अलहदगी के बावजूद उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने भी नाइंसाफ़ी की राह इख्तियार की और दूसरों के हकूक़ को तस्लीम ना किया तो हम उसके पास किसी टेलीपैथी जानने वाले को रहने नहीं देंगे। सोनिया ने कहा, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े शैतान और बड़े बड़े तूफ़ान देखे हैं। तूफ़ान गुजर गए, शैतान मर गए। अगर कभी मरीना तूफ़ान बनकर आएगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मेरा मशवरा है उसके तमाम टेलीपैथी जानने वालों को उसके हवाले कर दिया जाए। सोनिया ने मशवरा दिया था जबकि वह दूसरे मामलात में हुक्म देती थी और सब उसकी तामील करते थे। इस मशवरे को सब ने तस्लीम कर लिया। ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स ने मरीना को हंगामी इजलास से निकलवा दिया था। जनरल और आला हुक्काम ने मरीना से कहा था कि वह 1 घंटे बाद इजलास में आए। उस वक्त तक ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स इजलास से चले जाएंगे, लेकिन मरीना 1 घंटे बाद नहीं गई। जनरल और आला हुक्काम ने उसका इंतजार किया। फिर ब्रेन मास्टर से कहा कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसे इजलास में बुलाए, लेकिन मरीना ने उसे अपने दिमाग में आने नहीं दिया। वो जनरल के पास आकर बोला, वो तो मुझे दिमाग में आने का मौका ही नहीं दे रही, मेरी इंसल्ट कर रही है। जनरल ने कहा, ब्रेन मास्टर ये ना भूलो कि हमने भी उसकी इंसल्ट की है। वो बोला, हमारे मुल्क की मुफादात कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मरीना को मौजूद नहीं रहना चाहिए। आज भी हम फरहाद के खिलाफ अहम मंसूबे बना रहे थे और इन मंसूबों से मरीना को दूर रखना ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्या वो मुहिब्बे वतन नहीं है? वो हम में से किसी से मुलाकात नहीं करती है, कभी आपके सामने भी नहीं आई। हम उसकी छुपी हुई मसरूफियात को नहीं जानते हैं। आप लोग उसके एक ही कारनामे से खुश होकर उसे मुहिब्बे वतन समझने लगे हैं। हम जल्द ही साबित कर देंगे कि वो 4 टेलीपैथी जानने वालों को वापस लाकर हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। जनरल ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सोनिया और अली तैमूर के मुंह से निवाला छीनकर लाना बच्चों का खेल नहीं। बड़े बड़े 30 मार खान उसके साए को छू नहीं पाते। हमारे इतने बड़े मुल्क की फौज और इंटेलिजेंस के छटे हुए जासूस सोनिया और अली को यहाँ ढूंढ ना सके और मरीना उनके घर जाकर अपने टेलीपैथी जानने वालों को ले आई। आप जरा दूसरे पहलू से गौर करें, उसने सोनिया से दोस्ती की है। पारस या अली तैमूर की मर्दानगी ने उसे मुतासिर किया है। अब फरहाद की वापसी बता रही है कि एक ज़बरदस्त सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक फरहाद अगवाशुदा टेलीपैथी जानने वालों को मरीना के हवाले कर रहा है और उस लड़की के जरिए हमारे अंदर सुरंग बना रहा है। ये महज तुम्हारा अंदाज़ा है। मैं इस पहलू पर गौर करूंगा और तुम अपने दावे के मुताबिक इसे साबित करो। ब्रेन मास्टर वहां से चला गया। जनरल ने रिसीवर उठाकर उस शख्स के नंबर डायल किए जो मरीना का नुमाइंदा बनकर इजलास में शरीक होता था और मरीना उसकी ज़ुबान से इजलास में बोला करती थी। जनरल ने राब्ता होने पर कहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ, क्या मरीना तुम्हारे पास आई थी, आने वाली है? सर, मैडम ने अपना कोई प्रोग्राम नहीं बताया है। वो जब भी आए उससे कहो मुझसे बराह रास्त या तुम्हारे जरिए गुफ्तगू करे। उसने रिसीवर रखकर आला हुक्काम और दूसरे फौजी अफसरान से कहा, यह मरीना और ब्लैक सीक्रेट की आपस की दुश्मनी हमारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। एक हाकिम ने कहा, हम सब इसी तशवीश में मुब्तला हैं। दूसरे हाकिम ने कहा, ब्लैक सीक्रेट्स अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए मरीना को किसी तरह भी मुल्क का दुश्मन साबित कर सकती हैं और मरीना ब्लैक सीक्रेट्स की पूरी टीम को नाअहल साबित करने के लिए फरहाद और सोनिया से दोस्ती कर सकती है। हम मुतमईन थे कि फरहाद मर चुका है, मगर वो शैतान की तरह क़यामत तक जिंदा रहने आया है। वो हमारी आपस के झगड़ों से खूब फ़ायदा उठाएगा। कर्नल ने कहा, हम सख्त आजमाइशी हालात से गुजर रहे हैं। आज हमें यह फैसला करके उठना होगा कि मरीना और ब्लैक सीक्रेट्स के झगड़े किस तरह ख़त्म की जा सकती हैं। अगर झगड़े ख़त्म ना हुए तो मरीना और तमाम ब्लैक सीक्रेट्स की इन कुव्वतों को कैसे कम किया जा सकता है जिनके बल पर उन्होंने हमें अपना मोहताज बना दिया है। एक ने कहा, उन सब के पास टेलीपैथी की कुव्वत है। जनरल ने कहा, हमारे पास योगा की कुव्वत है। कोई हम पर टेलीपैथी की ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दरअसल हमसे एक बड़ी गलती हुई कि हमने टेलीपैथी का शोबा ब्लैक सीक्रेट्स के हवाले किया। हम लोग नहीं जानते कि उन्होंने ट्रांसफार्मर मशीन से कितने नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं, लेकिन मैंने दर पर्दा हिसाब रखा है।
मैं फौज का जिम्मेदार अफसर और अपने मुल्क का मुहाफिज हूं। मैं किसी को इतनी आज़ादी नहीं दे सकता कि वो हमारे मुल्क का फिरौन बन जाए। एक हाकिम ने कहा, इसका मतलब है आप बुरे हालात से निकलने की प्लानिंग कर चुके हैं। सिर्फ प्लानिंग नहीं की है, उस पर अमल भी कर चुका हूं। अभी थोड़ी देर में मिलिट्री ऑपरेशन के मुताल्लिक इतला मिलने वाली है। जहां ट्रांसफार्मर मशीन है वहां फौज का कब्जा हो रहा है। इजलास में ये बातें हो रही थी। दूसरी तरफ ब्रेन मास्टर इस इजलास से निकलकर कार की पिछली सीट पर बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में एक ब्लैक सीक्रेट ने ख्यालख्वानी के जरिए कहा, ब्रेन मास्टर, फौज ने ट्रांसफार्मर मशीन पर कब्जा कर लिया है। वहां से हमारे खास पहरेदारों को हटा दिया गया है। ब्रेन मास्टर ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको और वापस चलो, मुझे वहीं पहुंचा दो जहां से लाए हो। फिर उसने सोच के जरिए ब्लैक सीक्रेट से कहा, मालूम होता है ये जनरल मरीना की हमायत में ऐसा कर रहा है। उसने मशीन छीन कर हमारी कुव्वत छीन ली है। जनरल को यह हरकत महंगी पड़ेगी। पहले उससे बातें करो, फिर हम अपने तौर पर कदम उठाएंगे। मैं तीनों ब्लैक सीक्रेट्स को बुला रहा हूं। ब्रेन मास्टर ने बड़े हॉल में कदम रखते हुए जनरल से कहा, क्या टेलीपैथी का शोभा हमसे छीन लिया गया है? हाँ, ऐसा मजबूरन किया गया है। तुम्हारे और मरीना के झगड़ों से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और ना जाने फरहाद किस तरह फ़ायदा उठा रहा है। क्या मशीन छीन लेने से मरीना झगड़ा ख़त्म कर देगी? मरीना की आधी शिकायत ख़त्म हो जाएंगी। उसे इत्मीनान होगा कि तुम लोग उसके खिलाफ टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज पैदा नहीं करोगे। जनरल, हमारी भी शिकायत दूर करो। जोरा जोरी जूडी नॉर्मन और पॉल हॉपकिन हमारे मुल्क की अमानत हैं। वो उन टेलीपैथी जानने वालों को आपके हवाले करे। जनरल ने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। वो एक फ़ोन अटेंड कर रहा था। फिर उसने कहा, मरीना के पास 3 टेलीपैथी जानने वाले हैं, चौथी वो खुद है। तुम्हारे पास 10 टेलीपैथी जानने वाले हैं। ये गलत है, आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है। चलो यही सही, तुम और 4 ब्लैक सीक्रेट्स टेलीपैथी जानते हो। तुम्हारी तादाद 5 है, मरीना से एक ज़्यादा है। उसी वक्त ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 ने ब्रेन मास्टर के दिमाग में आकर कहा, हमारे जितने टेलीपैथी जानने वाले मातियत थे वो अपनी रिहाइश गाहों में मुर्दा पड़े हैं, उन्हें गोली मार दी गई है। ब्रेन मास्टर ने गुस्से से कहा, जनरल ये क्या हो रहा है? हमारी टेलीपैथी जानने वालों को गोलियां मार दी गई हैं। कितने मारे गए हैं? 7। हमारे पास 7 थे। वो एक ही दिन एक ही वक्त में मारे गए और इसी वक्त ट्रांसफार्मर मशीन छीन ली गई। कैसे साफ जाहिर नहीं होता कि आप मरीना की हमायत में हमें कमज़ोर बना रहे हैं? जनरल ने कहा, अभी तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पहले ये हिसाब करो। अभी तुमने अपनी जुबान से इतराफ़ किया है कि तुम्हारे 7 टेलीपैथी जानने वाले अभी मारे गए हैं। उससे पहले मरीना ने 3 ख्यालख्वानी करने वालों को तुमसे छीन लिया। इस तरह उनकी कुल तादाद 10 हो गई। और अभी तुम इस रिपोर्ट को गलत कह रहे थे कि तुम्हारे पास ऐसे 10 मातियत थे। ब्लैक सीक्रेट नंबर 1 ने ब्रेन मास्टर की जुबान से कहा, आपने मशीन छीन कर और हमारे आदमियों को गोलियां मारकर साबित कर दिया है कि आप मरीना की हमायत में हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। अगर हम भी आपकी नज़र में होते तो हमें भी गोली मार दी जाती। जनरल ने पूछा, ब्रेन मास्टर के मुतालिक क्या ख्याल है? ये मेरे सामने है, कैसे गोली मारने का हुक्म दे दूं? ब्रेन मास्टर घबराकर सीधा बैठ गया। कर्नल ने कहा, तुम लोग टेलीपैथी के नशे में भूल गए कि मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हो। मरीना से हमारा राब्ता नहीं हो रहा है, हम उसका भी मुहासबा करने वाले हैं। ब्लैक सीक्रेट नंबर 2 ने कहा, मरीना का क्या मुहासबा करोगे? ना वो कभी तुम्हारे हाथ आएगी और ना अपने टेलीपैथी जानने वालों को तुम्हारे हाथ लगने देगी। उसकी ऐसी की तैसी हम करेंगे। जनरल ने कहा, मैंने आज तुम्हारी और मरीना की टेलीपैथी का तवाज़न तकरीबन बराबर किया है। दोनों पार्टियों का फ़र्ज़ है कि वो खुद को मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ रखें। हमारा फैसला है कि तुम दोनों को किसी भी मुल्क की मामलात में शरीक नहीं किया जाएगा। तुम लोगों से ऐसे काम लिए जाएंगे जिन्हें अंजाम देने के लिए तुम सबको मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा। ब्लैक सीक्रेट नंबर 3 ने कहा, सॉरी जनरल, हम चारों ब्लैक सीक्रेट्स ब्रेन मास्टर के साथ 1 माह की छुट्टी पर आराम करेंगे। तुम 1 माह तक मरीना से अपने अहकामात की तामील कराते रहो। ब्रेन मास्टर वहां से उठकर जाना चाहता था। जनरल ने एक अफसर से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। 4 मुसल्लह फौजियों ने ब्रेन मास्टर के आगे पीछे आकर उसे घेर लिया। ब्लैक सीक्रेट नंबर 4 ने कहा, जनरल इसे छोड़ दो वरना तुम्हें दुनिया छोड़कर जाना होगा। जनरल ने हकारत से कहा, क्या तुम अमरीकी फौज के जनरल को अहमक समझते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि जब तुम चारों ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने वाले थे उस वक्त तुम्हारे नाम और पते मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने नोट नहीं किए थे और तुम सब की तस्वीरें हमारे रिकॉर्ड में नहीं है? अगर ये खुशफहमी है तो अपनी अपनी रिहाइशगाह के बाहर झांक कर देखो, तुम सब फौज के मुहासरे में हो। जनरल थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आला हुकाम से बोला, वो चारों अपने ब्रेन मास्टर के साथ 1 माह की छुट्टी पर जा रहे थे। मैं उन 5 को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर पहले की तरह आम इंसान बना दूंगा। यूं हमेशा के लिए उनकी टेलीपैथी की छुट्टी हो जाएगी। फौजी जवान ब्रेन मास्टर को गिरफ्तार करके ले गए। एक आला हाकिम ने कहा, आपने एक तरफ से टेलीपैथी की उजारादारी खत्म कर दी, तमाम टेलीपैथी जानने वालों को भी खत्म कर रहे हैं, लेकिन मरीना को अपने काबू में लाना दुश्वार होगा। जनरल ने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मरीना खुद हमारे सामने हाजिर हो जाए और हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक काम करे। अगर उसने इनकार किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए मैं सिर्फ 1 टेलीपैथी जानने वाला पैदा करूंगा, सिर्फ 1। 1 से क्या होगा? फरहाद अली तैमूर एक ही है,
और वो आज तक नाकाबिले शिकस्त है। टेलीपैथी जानने वालों की फौज पैदा करने से मसाइल हल नहीं होते बल्कि उलझनें बढ़ जाती हैं। आप उसे एक टेलीपैथी जानने वाले के मुतालिक बताएं जो पैदा होने वाला है। जनरल ने पूरे हाल पर एक नज़र दौड़ाई, फिर कहा, यहाँ सब अपने हैं और सभी हसास दिमाग रखते हैं। कोई दुश्मन किसी के दिमाग में आकर अभी मेरी बातें नहीं सुनेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफार्मर मशीन का जरिया किसी भी अहमक को बेहद ज़हीन और तेज़ तरार बनाया जा सकता है। सबने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैं इस बार इस मशीन से एक नया फरहाद अली तैमूर पैदा करूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए वह फरहाद का हमशक्ल बनेगा। हमने चंद ऐसे ज़हीन, मक्कार और चालबाज लोगों का इंतखाब किया है जिनकी ये तमाम सलाहियतें उस नए फरहाद में मुंतकिल की जाएंगी। एक ने पूछा, क्या ज़रूरी है कि उसे फरहाद का हमशक्ल बनाया जाए? दूसरे हाकिम ने कहा, मैं समझ गया। फरहाद की पूरी फैमिली को नए फरहाद के जरिए धोखा दिया जाएगा और अगर मंसूबा कामयाब रहा तो असल फरहाद जहन्नुम में पहुंचेगा और हमारा फरहाद उसकी फैमिली का सरबरा बन जाएगा। जनरल ने कहा, सोनिया, पारस और अली तैमूर इतने नादान नहीं है कि नए फरहाद के फ्रेम में आ जाएं। मेरी प्लानिंग कुछ और है। अचानक फरहाद के मंजरेआम पर आने से मास्कमैन और यहूदी तंजीम वाले कुछ दहशतज़दा भी हैं और परेशान भी। हमारा फरहाद उन ममालिक में वारदात करेगा और बदनाम असल फरहाद होता रहेगा। एक बात मुझे शुरू से खटक रही है। आज ब्रेन मास्टर ने भी वही बात कह दी। मरीना की कामयाबियां मशकूक हैं। वो लड़की तनहा पहाड़ काट कर उसके 2 टुकड़े कर सकती है, लेकिन फरहाद और सोने के फौलादी घर से अपने टेलीपैथी जानने वालों को छीन कर नहीं ला सकती। वो लड़की या तो फरहाद की टीम में शामिल हो गई है या उसने फरहाद से कोई समझौता किया है और समझौते के मुताबिक वो जोरा जोरी जूडी नॉर्मन, पॉल हॉपकिन और टीटू संतानो को वापस लाई है। एक ने कहा, अगर उसने कोई समझौता किया तो उसे कैनी, पॉल, मिकी, मैथ्यू, जे मॉर्गन, शिल्पा और वार्नर को भी लाना चाहिए। दूसरे ने कहा, हो सकता है कि किसी दिन ये 5 भी वापस आ जाएं। जनरल ने कहा, उसकी वापसी से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। हमें आज तक ये मालूम ना हो सका कि मरीना उन टेलीपैथी जानने वालों को कैसे इस्तेमाल कर रही है। दरअसल वो भी ब्लैक सीक्रेट की तरह मगरूर और खुदसर हो गई है। उसके होश ठिकाने लगाने के लिए ही मैं फरहाद का एक हमशक्ल पैदा कर रहा हूँ। इस सिलसिले में अभी आप हजरात कोई सवाल न करें। मैं कैसा खेल खेलने वाला हूँ ये आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एक फौजी अफसर ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर माउथ पीस पर हाथ रखते हुए जनरल से कहा, सर, मरीना को नुमाइंदा कह रहा है कि वो हमारे इजलास में आना चाहती है। जनरल ने कहा, तुम उसे अपने दिमाग में बुलाओ। 1 मिनट के अंदर ही मरीना ख्याल खोनी के जरिए हाजिर हो गई। अफसर की जुबान से बोली, आप हजरात ने मुझे 1 घंटे बाद आने को कहा था, लेकिन मैं एहतजाजन नहीं आई। आप बुजुर्गों की बेटी हूँ, ऐसा लड़ मैं भी कर सकती हूँ और आप समझ सकते हैं कि मेरी अना को भी ठेस पहुंची थी। जनरल ने कहा, हम तुम्हारी अना को भी समझते हैं और तुम्हारी मोहब्बत को भी, लेकिन आप ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स की धांधलियों को नहीं समझ रहे। मैं नादान बच्चा नहीं हूं। तुम्हारे या किसी और के समझाने से किसी को गुमराह या मुजरिम नहीं समझता। मैंने अपने तौर पर ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स को मुख्तलिफ पहलुओं से आजमाया था। जब वो जिद्दी, खुदसर और नाअहल साबित हुए तो मैंने उनके तमाम इख्तियारात छीन लिए। ट्रांसफार्मर मशीन फौज की कस्टडी में है और वो 5 भी फौजी हेडक्वार्टर की कॉल कोठरियों में कैद किए गए हैं। मरीना ने खुश होकर कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे मुल्क को शैतानों से निजात मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। जनरल, बेशक आप ज़हीन और मुआमला फ़हम हैं। आप सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। आपने मुझे बहुत बड़ी उलझन से निजात दिलाई है। तुम्हारी उलझन क्या थी? यही कि अगर मैं आप लोगों की नज़रों में ज़्यादा अहमियत हासिल कर लेती, मेरी ज़्यादा हमायती होते, तो ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स दुश्मनों की झोली में चले जाते। वो दरपर्दा यहूदी तंजीम का साथ देने या बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल करने के लिए फरहाद अली तैमूर की टीम में शामिल हो जाते। जनरल ने कहा, तुम्हारी उलझन दूर हो चुकी है। अब अपने ख्याल ख्वानी करने वालों का ही हिसाब दो। ब्रेन मास्टर की जलालत से टीटू संताना मर चुका है। तुम्हारे पास अब 3 टेलीपैथी जानने वाले होंगे। वस्ते वो बोली, मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। वार्नर, हैग, जे मॉर्गन, कैनी, पॉल, मिकी, मैथ्यू, शिल्पा और मार्टिन रसल मुझे वापस मिल रहे हैं। ताजुब है, इतनी शानदार कामयाबियाँ कैसे हासिल कर रही हो? अपनी हिकमत अमली से। मैंने पारस से दोस्ती की, फिर सोनिया और फरहाद मेरे दोस्त बन गए। हमारे दरमियान एक समझौता हुआ है। कैसा समझौता? ये कि मैं अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को अपने मुल्क और कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी और उनसे दूसरे मुल्कों और कौमों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जनरल ने कहा, मरीना, तुम सियासत के मैदान की खिलाड़ी नहीं हो। ये बात मोटी सी अकल में भी आ सकती है कि हम मशरिक़ वस्ता में मुस्लिम ममालिक को दहशतज़दा करने और अपने दबाव में रखने के लिए इसराइल को ताकतवर ना बनाते रहते तो ये इस्लामी ममालिक तेल की दौलत से और आपस के इत्तेहाद से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाते। अब फरहाद की चालबाजी देखो। वो तुमसे कहेगा कि इसराइल की पुश्तपनाही ना की जाए। मरीना ने पूछा, इसमें गलत क्या है? आप इसराइल को इतना सर पर क्यों चढ़ाते हैं? फिर इसराइल के तमाम गोल्डन ब्रेन्स को ख़त्म करने वाली दुश्मनी भी की थी। ये क्या पॉलिसी है कि मुसलमानों से भी दोस्ती और दर पर्दा दुश्मनी, इसराइल से भी दोस्ती और दर पर्दा दुश्मनी है? इसे सियासत कहते हैं। सोनिया और फरहाद तमाम गोल्डन ब्रेन्स का खात्मा ना करते तो हम कर देते, क्योंकि गोल्डन ब्रेन्स की पॉलिसियाँ
इसराइल को हमारे मुकाबले में सुपर पावर बना रही थी। हम इसराइल को सगी औलाद की तरह सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसे सुपर ताकत बनकर अपने मुकाबले पर नहीं आने देंगे। आप दूसरे ममालिक को तरक्की करने क्यों नहीं देते? तरक्की करने देते हैं। पुख्ता सड़कें, आसमान से बातें करने वाली इमारतें बनाने, अपने मुल्कों में कारें, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का तमाम सामान खरीदने और बनाने का मौका देती है। हमारे जेर साया रहकर इस्लामी ममालिक ने बड़ी तरक्की की है। पहले उन ममालिक में सिर्फ तलावत की आवाज़ सुनाई देती थी, आज पॉप मौसीकी हर घर हर गली में सुनाई देती है। ये तो तरक्की ना हुई, ये दूसरी कौमों को ऐश इशरत में डुबोने की साजिश है। फरहाद ऐसी ही बातों के खिलाफ है। तुम फरहाद की जुबान से ना बोलो। अमरीकी कौम की अमरीकन बेटी बनकर सोचो और समझो। तुम्हें सिर्फ अपने मुल्क और अपनी कौम को दूसरों से बरतर रखना है, और अपनी बरतरी कायम रखने के लिए तमाम ममालिक को कमतर बनाकर रखना ज़रूरी है। मैं अपने मुल्क की भलाई करते हुए और बरतरी कायम रखते हुए दूसरे मुल्कों से भी इंसाफ कर सकती हूँ। मैं फिर समझाता हूँ, ये मुमकिन नहीं है। बरतरी का मतलब है दूसरे से अफजल और बुलंद होना, और अफजल उसी वक्त हो सकते हैं जब दूसरा कमतर और कमज़ोर हो। हुकूमतें इसी असूल पर कायम रहती हैं कि हुक्मरान शाहजोर रहे और बाकी कमज़ोर और मजबूर रहा करें। एक आला हाकिम ने कहा, मरीना, हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं, सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, तुम सियासी पेचीदगियों में ना उलझो। हम टेलीपैथी जानने वालों को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करने दो। वो बोली, मेरे बुजुर्ग, आप लोग मेरे टेलीपैथी जानने वालों को इसराइल भेजना चाहते थे। उन दिनों मेरा फरहाद से कोई समझौता नहीं हुआ था। मुझे यकीन था कि इसराइल में मेरे आदमी फरहाद के हाथों मारे जाएंगे। मैं उनकी हराम मौत नहीं चाहती थी। फिर इसराइल को सर पर चढ़ाने वाली बात थी, इसलिए मैंने अपने आदमियों को वहां भेजने से इनकार कर दिया था। मैं आइंदा भी जायज़ और नाजायज़ बातों को समझने के बाद अपने ख्याल ख्वानी करने वालों को इस्तेमाल करने का फैसला करूंगी। जनरल ने कहा, बात समझ में आ गई, तुम अपना एक अलग रास्ता इख्तियार कर रही हो। वो बोली, रास्ता अलग ज़रूर है, लेकिन यह मुझे मेरे मुल्क के मुफादात की तरफ ले जाता है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। हर मुहिब वतन को यह हक पहुंचता है कि वह अपने तौर पर मुल्क व कौम की खिदमत करे। ठीक है, तुम अपने मामलात में आज़ाद हो, लेकिन वक्तन फ़वक्तन अपने काम की रिपोर्ट देती रहो। हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम्हारे नुमाइंदे के ज़रिए कॉल करेंगे। वैसे तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम 24 घंटों में 2 बार हमसे रब्ता रखो। हम में से किसी के भी दिमाग में कोड वर्ड्स अदा करके आ सकती हो। मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रब्ता रखूंगी। इजाज़त दीजिए, रात को किसी वक्त रब्ता होगा। ओके, गुड बाय। फौजी अफसर ने सांस रोक ली, फिर सांस लेते हुए बोला, वो जा चुकी है। एक हाकिम ने जर्नल से कहा, आपने ब्रेन मास्टर और 4 ब्लैक सीक्रेट्स जैसे बेलगाम घोड़ों को काबू में कर लिया। इस लड़की को लगाम देना कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। जनरल ने कहा, यह बेशक व शुबा अपने मुल्क की वफादार है। पहले से फरहाद के तिलिस्म से निकालना होगा, फिर यह खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। मेरा ख्याल है आज की यह मीटिंग बर्खास्त की जाए। वह सब अपनी अपनी जगह से उठने लगे। अचानक फौजी अफसर ने सांस रोककर कहा, शायद मरीना फिर मेरे दिमाग में आना चाहती है। जनरल ने कहा, आने दो। चंद लम्हों के बाद अफसर की जुबान से एक ब्लैक सीक्रेट ने कहा, मैं आप लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ एक इल्तिजा करना चाहता हूं। आपने हमें काल कोठरी में पहुंचा दिया है। हमारे तमाम इख्तियारात छीन लिए गए हैं। हम निहायत आजिज़ी और इनकसारी से दरख्वास्त करते हैं कि टेलीपैथी का इल्म हमारे दिमाग से ना मिटाएं, हमें कैदी रहने दें, लेकिन हमारे इल्म को मुल्क और कौम के लिए इस्तेमाल करें। दूसरे ब्लैक सीक्रेट ने कहा, हम कैद में मजबूर और बेबस रहेंगे। आप लोगों के लिए कभी चैलेंज बनना चाहें तब भी नहीं बन सकेंगे। यहाँ शराफत से बैठकर आपके काम आते रहेंगे। ब्रेन मास्टर ने कहा, सीधी सी बात है, टेलीपैथी के इल्म हमारे दिमाग से मिट जाएगा तो हम आम इंसान बनकर जिंदा नहीं रहेंगे। हमें उम्र कैद की सजा दो, मगर हमें इस इल्म से महरूम ना करो। जंजीरें पहनाकर हमारी ख्याल ख्वानी से फ़ायदा उठाते रहो। जनरल ने कहा, बड़ी माकूल बातें कर रहे हो। तुम पांचों को आहनी सलाखों में कैद करके तुमसे काम लिया जा सकता है। आप हजरात इस सिलसिले में क्या मशवरा देंगे? आला हुकाम और दूसरे फौजी अफसरान ने तायद करते हुए कहा, इन पांचों का गुरूर टूट चुका है। अब ये कैद में रहकर हमारे इशारों पर चलेंगे तो शायद कोई कारनामा अंजाम दे सके। जनरल ने उन्हें यकीन दिलाया कि टेलीपैथिक इल्म से महरूम नहीं किया जाएगा। वह जनरल की मर्जी के मुताबिक ख्याल ख्वानी करेंगे, लेकिन काल कोठरी में रहा करेंगे। अली तैमूर बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ को देख रहा था। रसवंती सांस रोक के योगा के एक आसन से दूसरे आसन में जा रही थी। अली ने कहा, मामा, मोहतरम तब्रेज़ी साहब फरमा रहे थे कि आपकी जहानत में हैरत अंगेज इजाफा हुआ है। आप इतने तवील अरसे तक गोशा नशीन रहकर दिन रात मेहनत करती रही हैं। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटे, जनाब अली असदुल्ला तब्रेज़ी साहब मुझ पर ख़ास तवज्जो देते रहे, मेरा रूहानी तौर पर भी इलाज करते रहे। रोज़ सुबह 2 मील की दौड़ लगाती हूँ, वर्जिश करती हूँ। जिस्मानी और दिमागी कोई कमज़ोरी मुझ में नहीं है। मामा, सच तो यह है कि आप भी सोनिया मम्मा की तरह 16-17 बरस की दिखाई दे रही हैं। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने मम्मा से भी ऐसी ही मेहनत कराई थी जैसी आप कर रही हैं। बेटे, इंसान के साथ असल खेल सांसों का है। योगा में जितनी महारत हासिल होगी,
इंसान उतना ही जवान और तरोताज़ा नजर आएगा। मैं आईना देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमें जवान, सेहतमंद और खिले हुए फूल की तरह शगुफ्ता रहने के लिए तरह तरह के अलूम दिए, मगर हम उन अलूम पर अमल नहीं करते और वक्त से पहले बूढ़े हो जाती हैं। लेकिन आप तो अम्मा जान बिल्कुल नहीं लगती हैं, अब मैं मामा किसे कहूँगा? वो हंसती भी बोली, मैं फिर से पैदा होकर नन्ही मुन्नी बच्ची बन जाऊँ तभी तुम्हारी माँ रहूँगी। मेरा खून का ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं बूढ़ी रहूँ या बच्ची रहूँ, खून का ग्रुप तो वही रहेगा जिसमें तुम 9 माह तक परवरिश पाते रहे। वाह मामा, क्या लाजवाब कर देने वाली बात कह दी है, दिल खुश कर दिया है। उसी वक्त सलमान ने अली के दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, बेटे मैं शिल्पा की निगरानी के लिए गया था, वहां मैंने एक नए टेलीपैथी जानने वाले को देखा, वो शिल्पा को अमेरिका ले जाना चाहता है। उससे पहले तुम चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में आ जाओ, मैं उसे ख्याल ख्वानी के जरिए फांसने की कोशिश करूंगा। अगर नाकामी हुई तो तुम उसे जख्मी करोगे ताकि मुझे उसके दिमाग में जगह मिल सके। शिल्पा तो लंदन में है और पारस भी उसी शहर में है, मैं आपके हुक्म पर आ तो जाऊं, लेकिन आप पारस से काम क्यों नहीं ले रहे? वो मरीना के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है। फ्रांसीसी पुलिस के हेलीपोर्ट पर पहुंचो, वहां तुम्हारे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार है। अली ने रसवंती से कहा, मामा मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूं, शायद कल तक वापसी होगी। माँ ने उसे गले लगाकर प्यार किया। उसने कहा, सानी आए तो उसे बता दें, मैं अचानक ही एक बहुत ज़रूरी काम से गया हूं। तुम ना भी कहते तो मैं सानी से यही कहती, लेकिन ये याद रखना वो उदास हो जाएगी। मैं क्या करूं? वो लेबॉर्ट्री में मसरूफ़ है और इदारे के असूलों के मुताबिक मैं उसे मसरूफियात के दौरान नहीं मिल सकता। ओके मामा, खुदा हाफिज। वो माँ से रुखसत होकर इदारे के हेलीकॉप्टर में सवार हुआ। इस सवारी के जरिए पेरिस के एक पुलिस हेलीपोर्ट पर पहुंचा, फिर चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर लंदन के लिए रवाना हो गया। वहां से लंदन का एक फ्लाइंग क्लब 1.5 घंटे की मुसाफत पर था। सलमान ने ख्याल ख्वानी के जरिए वहां एक कार का इंतजाम कर दिया था। जब अली 1.5 घंटे के बाद कार में बैठकर शिल्पा के बंगले की तरफ रवाना हुआ तो सलमान ने कहा, अब मैं नए ख्याल ख्वानी करने वाले को ट्रैप करने जा रहा हूं। तुम बंगले के करीब पहुंचकर मेरे सिग्नल का इंतजार करो। शाम का वक्त था। शिल्पा अपने और इवान रास्का के लिए कॉफ़ी तैयार कर रही थी। सलमान जो का लहजा इख्तियार करके शिल्पा के दिमाग में आया, फिर शिल्पा ही की सोच में सवाल किया, मेरे पास हिसाबी कमजोरी की कोई दवा है? वह सोचने लगी, मैंने दुश्मन टेलीपैथी जानने वालों का दिमाग कमज़ोर बनाने के लिए दवा रखी है, लेकिन मेरे ये अजनबी दोस्त मेरी बेहतरी का सामान कर रहा है। मुझे जो के तनमीमी अमल से निजात दिलाने वाला है, मैं इसे वो दवा नहीं खिलाऊंगी। सलमान ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वह उसकी मर्जी के मुताबिक कॉफ़ी में दवा मिलाकर दूसरे कमरे में आई। कॉफ़ी की ट्रे से एक प्याली उठाकर इवान रास्का को देते हुए बोली, ज़रा पीकर देखो, चीनी ठीक है। वो ट्रे को मेज़ पर रखकर अपनी प्याली लेकर उसके पास बैठ गई। इवान रास्का ने एक घूंट पीना चाहा, पता नहीं कैसे ठुसका लग गया। बेख्तियार खांसी आई और वो पहला घूंट मुंह से बाहर आ गया। वो खांसते खांसते उठकर खड़ा हो गया। टिश्यू पेपर से मुंह पहुंचते हुए बोला, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊंगा। सलमान ने देखा कि काम नहीं बन रहा है तो वो शिल्पा को छोड़कर फौरन अली के पास आया। वो बंगले के करीब पहुंचकर इंतजार कर रहा था। उसने कहा, बेटे फौरन अंदर जाओ। ये कहते ही शिल्पा के पास है, मगर चंद सेकंड में ही मामला बिगड़ चुका था। शिल्पा उसकी गिरफ्त से दिमागी तौर पर आज़ाद होते ही रास्का से बोली, तुम्हारे लिए खतरा है। कॉफ़ी में दवा नहीं मिलाना चाहती थी, मगर जो ने मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। अच्छा हुआ तुमने ये कॉफ़ी नहीं पी। ये सुनते ही वो जूते पहनने लगा। उससे बोला, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं दूर ही दूर से तुम्हारी निगरानी करूंगा। तुम्हारी रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद रहूंगा, तुम खुद को तनहा न समझना। वह फुर्ती से जूते पहनकर उठा, तेजी से चलता हुआ दरवाजे पर आया। उसी लम्हे में अली का घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। वह पीछे की तरफ लड़खड़ा गया, एक कुर्सी पर गिरते हुए फर्श पर पहुंच गया। वह अच्छा खासा सेहतमंद था, बेहतरीन फाइटर भी था, लेकिन ऐसा फौलादी हाथ पहली बार खाया था। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। फिर भी वह संभल कर मुकाबले के लिए खड़ा हो गया। अली ने कहा, बड़े बेशरम हो, एक हाथ खाने के बाद भी अपने अंजाम से इनकार कर रहे हो। तुम कौन हो? मेरे कोई भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम शिल्पा को ट्रैप करने आए थे, मैं तुम्हें ट्रैप करने आया हूं। सीधी तरह दिमाग में आने दो, वरना इतने खूबसूरत कसरती जिस्म की तोड़फोड़ होगी तो कोई अच्छा लगेगा। उसने अचानक अली पर छलांग लगाई। अली ने उसे दोनों हाथों पर रोककर पूछा, इस तरह क्यों उछल रहे हो? उसने धक्का दिया। रास्का पीछे दीवार से आकर टकरा गया, फिर पलटकर बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागने लगा। पिछले दरवाजे से निकलकर बाउंड्री वाल फलांगकर गली में दौड़ने लगा। वो बुरी तरह परेशान हो गया था, क्योंकि अली भी उसके साथ दौड़ता जा रहा था और कहता जा रहा था, हम 2 भाई हैं, बचपन से दौड़ते आ रही हैं। ओलंपिक्स की दौड़ में अव्वल आने वाला भी हमसे आगे नहीं निकल सकता। तुम भागने की हसरत पूरी कर लो, थक जाओ तो बता देना। वह रुक गया, हाँपते हुए बोला, फॉर गॉड सेक, मेरा पीछा छोड़ दो। अली ने सलमान से कहा, अंकल ये हाँप रहा है, सांस नहीं रोक सकेगा।
सलमान अली के दिमाग से निकलकर उसके अंदर पहुंचा। उसने महसूस करते हुए सांस रोकने की नाकाम कोशिश की, फिर घबरा कर बोला, चले जाओ मेरे दिमाग से। सलमान ने हल्का सा जल्जला पैदा किया। वो चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। गली से गुजरने वाले दो आदमी रुक गए। अली ने कहा, ये मेरा दोस्त है, इसे अक्सर ऐसा दौरा पड़ता है। उसने रास्का को सहारा देकर उठाया, फिर उसे शिल्पा के बंगले की तरफ ले जाने लगा। सलमान ने रास्का की जुबान से कहा, अब मैं इसे दौड़ाता हुआ ले जाऊंगा, अभी इसका दिमाग पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। रास्का दौड़ने लगा। अली इत्मीनान से पीछे चलता आ रहा था। बंगले के अंदर पहुंचकर सलमान ने फिर उसके अंदर जलजला पैदा किया। वह चीखें मारकर तड़पने लगा। शिल्पा उसे संभालने की कोशिश करते हुए बोली, जो मैं समझ गई हूं, तुम इसके साथ मुझे जाने नहीं दोगी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम इसे छोड़ दो। सलमान ने रास्का की जुबान से पूछा, क्या तुम इसे बहुत चाहती हो? हाँ, मैं इससे मोहब्बत करने लगी हूं। तो फिर इस पर भी तनवीमी अमल होने दो। इसके बाद हम इसे तुम्हारे लिए आज़ाद छोड़ देंगे, जैसे तुम्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। अली ने बंगले में आकर कहा, अंकल मुझे पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी काबू में आ जाएगा। बहरहाल मेरा काम हो चुका है, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? सलमान ने कहा, तुम फ्लाइंग क्लब पहुंचो, हेलीकॉप्टर अभी वापस नहीं गया है। मैं पायलट को तुम्हारे इंतजार करने को कहता हूँ। उसने पायलट के पास जाकर कहा, अली आ रहा है, उसे वापस ले जाओ। फिर वो रास्का के दिमाग में आया। रास्का बिल्कुल ढीला पड़ गया था, मगर किसी वक्त भी उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो सकती थी। सलमान ने उसे उठने पर मजबूर किया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर मेज के पास आया, कुर्सी पर बैठा, फिर कॉफी की वही प्याली उठाकर पीने लगा। शिल्पा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? वो आगे बढ़कर उसके हाथ से प्याली लेना चाहती थी। सलमान ने उसके अंदर पहुंचकर जलजला पैदा किया। वह चीखते हुए फर्श पर गिरकर तड़पने लगी, फिर दूसरे जलजले में बेहोश हो गई। वो उसकी तरफ से मुतमईन होकर रास्का के पास आया और उसके चोर ख्यालात पड़ने लगा। वह थोड़ी देर के बाद पारस के पास आया। पारस मरीना के साथ एक त्यारे में सफ़र कर रहा था। उसने कोड वर्ड्स सुनकर कहा, अंकल फरमाइए। मरीना से कहो तुम्हारे दिमाग में आए। उसने मरीना से कहा, अंकल सलमान मेरे पास हैं, तुमसे बातें करेंगे। वो पारस के दिमाग में आकर बोली, हेलो अंकल। बेटी, क्या तुम टेलीपैथी जानने वाले इवान रास्का से वाकिफ हो? नहीं, ये नाम पहली बार सुन रही हूँ। ब्लैक सीक्रेट ने तुम्हें तलाश करने के लिए रास्का को लंदन भेजा था। उसे तुम ना मिली, शिल्पा मिल गई। लेकिन इससे पहले कि वो शिल्पा को ट्रैप करता, मैंने उसे एसाबी कमजोरी में मुब्तला कर दिया है। अंकल, इसका मतलब है एक और ख्याल ख्वानी करने वाला हाथ आ गया है। हाँ, और ये तोहफा हमारी बेटी के लिए है। मेरे दिमाग में आओ, तुम्हें उसके पास पहुंचाता हूँ, फिर तुम जो बेहतर समझो उसके साथ सलूक करो। सलमान ने उसे इवान रास्का के दिमाग में पहुंचा दिया। वार्नर हैग जजीरा पटोया में महफूज था। बड़े आराम से किसी अंदेशे के बगैर जिंदगी गुजार रहा था। तमाम टेलीपैथी जानने वालों में वही एक खुश नसीब था जो बड़े इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा था। ऐसे इसलिए था कि वो बेखौफ और खतर जिंदगी गुजारने के असूलों पर अमल कर रहा था। सबसे पहली बात यह कि वो मगरूर और बददिमाग नहीं था। दूसरों को छोटा बनाकर खुद बड़ा नहीं बनना चाहता था। उसे सारी दुनिया पर हुकूमत करने का शौक नहीं था। अगर वो चाहता तो कम अज कम इस जजीरे के मालिक यार बख्तियार को टेलीपैथी की चक्की में पीसकर वहां का मालिक और हुक्मरान बन सकता था। अगर वो जजीरे का हुक्मरान बन जाता तो बड़े ममालिक के सरबराहों की नज़रों में आ जाता। अमेरिका और रूस खास तौर पर दुनिया के तमाम जजीरों को अपनी नज़रों में रखते हैं। इन छोटे छोटे जजीरों के अंदर बड़े बड़े खतरात पलते रहते हैं। हुकूमतों के बागी यहाँ पनाह लेते हैं। दुनिया के बदनाम तरीन जुराइम पेशा अफराद यहाँ अपने खुफिया अड्डे बनाते हैं और यही खुफिया तौर पर खतरनाक साइंसी तजुर्बात किए जाते हैं। इसलिए बड़े ममालिक दुनिया के तमाम जजीरों पर कड़ी नज़र रखते हैं। जजीरा पेटोया भी अमेरिका, रूस और ख़ास तौर पर इसराइल की नज़रों में था, क्योंकि इसराइल से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर था। यह वार्नर हैग की जहानत थी कि उसने खुद को किसी तरह भी जाहिर नहीं किया। यहूदियों को टेलीपैथी की ज़रा से भी भनक मिल जाती तो वो जजीरे का फ़ौरन ही मुहासरा कर लेते। फिर वार्नर हैग का भी वही इंजाम होता जो जॉन गाउदी, जे मॉर्गन और पापा डूक का हो रहा था। जॉन गाउदी और वार्नर हैग आपस में अच्छे दोस्त थे। अमेरिका से फरार होकर इंग्लैंड आए थे क्योंकि सोनिया और अली तैमूर उन दिनों टेलीपैथी जाने वालों को ट्रैप करते फिर रहे थे और वहां के हुक्काम और फौज के आला अफसरान उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे थे। लेकिन भागने वालों के लिए हर जगह नाकामी लिखी होती है। पापा डूक के आदमी उन दोनों के अतराफ जाल बिछा रहे थे। हेलीकॉप्टर में सफ़र करने के दौरान पापा डूक ने कई बार वार्नर हैग के दिमाग में आना चाहा, लेकिन वो अपनी जहानत से बचता हुआ जजीरा पेटोया में पहुंच गया। इसके बरक्स जॉन गाउदी पापा डूक की गिरफ्त में आ गया था और आखिर एक दिन वह ब्रेन ऑपरेशन के दौरान मारा गया। वार्नर हैग इस हकीकत से बेखबर था कि हमने तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बना रखा है। हमने कभी उसे ख्याल ख्वानी के जरिए मुखातिब नहीं किया, कभी उस पर बर्तरी जताकर उसे एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं किया। वह खुद को आज़ाद और खुद मुख्तार समझकर बड़ी महफूज जिंदगी गुजार रहा था। उसने जजीरे में पहुंचकर पहले ऐसा शख्स तलाश किया जो उसके काम आ सकता था। तलाश करने में कई घंटे या कई दिन लग सकते थे।
वहां के हुक्मरान यार बख्तियार के सिपाही ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो हेलीकॉप्टर से जजीरे में आया था। जिस हेलीकॉप्टर में वार्नर हैग आया था वो सिर्फ 1 मिनट के लिए जजीरे में उतरा, फिर परवाज कर गया। वार्नर हैग ने एक सिपाही के जरिए आला अफसर के दिमाग में जगह बनाई, फिर उस अफसर के जरिए वहां के हुक्मरान यार बख्तियार के दिमाग में पहुंच गया। उन्हें मुखातिब नहीं किया, सिर्फ उनके अंदर यह ख्याल मुस्तहकम किया कि इसराइल और लबनान के छापामार अक्सर स्पीड बोट और हेलीकॉप्टरों के जरिए आते हैं, उनके दरमियान झड़पें होती हैं, फिर वो चले जाते हैं। यार बख्तियार ने अफसर से कहा, तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक वह हेलीकॉप्टर शुमाली साहिल पर आया था, इसका मतलब है लबनान से कुछ लोग आए होंगे। 1 मिनट के अंदर ही वो हेलीकॉप्टर इसराइल के मगरिब में पहाड़ी जजीरे की तरफ चला गया। इन दोनों मुल्कों के फौजी और छापामार हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन भी नहीं बना सकते, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आला अफसर ने कहा, हमारी यही पॉलिसी मुनासिब है, हम दोनों मुल्कों के फौजियों और बागियों पर एतराज़ नहीं करते हैं, वो साहिली इलाकों में लड़ते हैं और चले जाते हैं। यार बख्तियार ने कहा, ठीक है, यही हमारी पॉलिसी है। आला अफसर ने कहा, हमारी यही पॉलिसी मुनासिब है, हम दोनों मुल्कों के फौजियों और बागियों पर एतराज़ नहीं करते हैं। यार बख्तियार ने कहा, ठीक है, किसी को तलाश करना फजूल है, जो लोग हेलीकॉप्टर में आए होंगे वो खुद ही वापस चले जाएंगे। वार्नर हैग ने दोनों दिमागों में ये बात नक्श कर दी कि किसी अजनबी को तलाश न किया जाए। इसके बाद भी कोई खतरा पेश आता तो वो यार बख्तियार के दिमाग में कब्जा जमा कर वहां का हाकिम बन जाता। फिलहाल वो बहुत ज्यादा नुमाया होकर दुश्मनों की नजरों में नहीं आना चाहता था। गुमनाम रहने में उसकी आफियत थी। वह जजीरे की आबादी में घूमता रहा, दुकानों, होटलों और बाजारों में काम के लोगों को ताड़ता रहा और उनके ख्यालात पढ़ता रहा। आखिर एक बूढ़ा मुसलमान मिल गया। वहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। वह बूढ़ा लबनान से आया था और अपने जवान बेटे का इंतजार कर रहा था। बेटा लबनान की खाना जंगी में उलझा हुआ था। उसने बाप से वादा किया था कि जल्द ही इन झगड़ों से निजात पाकर जजीरे में आएगा। वार्नर ने बूढ़े से कहा, अब्बा, मैं ईसाई हूं लेकिन खाना जंगी में मुसलमानों की हमायत करता हूं। यहूदियों ने मेरे बुजुर्गों को मार डाला, मेरा घर तबाह कर दिया। मैं इस जजीरे में पनाह लेने आया हूं। बूढ़ा रहमदिल था। अगर रहमदिल ना होता तो वार्नर ख्याल ख्वानी के जरिए उसके दिल में जगह बना लेता। उसने अपने घर में उसे पनाह दी। मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि उसका भतीजा लबनान से आया है और बेटा भी आने वाला है। वार्नर को समझाया कि वो कुछ अरसा तक वहां मुसलमान बनकर रहे, फिर कहीं जाकर अपना ठिकाना बना ले। वार्नर का भी ख्याल था कि जल्द ही वहां से चला जाएगा, लेकिन वो ख्याल ख्वानी के जरिए देख रहा था कि किस तरह उसका साथी जॉन काउदी यहूदियों की कैद में रहकर मारा गया है। दूसरे टेलीपैथी जानने वाले भी सुकून से नहीं थे। या तो दुश्मनों के हत्थे चढ़कर जिल्लत की मौत मरते थे या खतरात से दो चार होते रहते थे। वो कुछ दिनों तक एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता रहा। फिर ऐसा हुआ कि पड़ोस के घर में चोरी हो गई। पड़ोसी ने वार्नर पर इल्जाम लगाया कि वो आधी रात के बाद घर के बाहर टहल रहा था। टहलने का महज बहाना था। उसने मौका पाते ही घर में घुसकर अलमारी से $10,000 चुरा लिए। वार्नर ने कहा, पिछली रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए घर से बाहर खुली फिजा में अच्छा लग रहा था। अपने घर के सामने टहलने वाले लोग चोर नहीं होते। पड़ोसी की बेटी हमायला ने कहा, पापा, आप किसी पर शुबा कर सकते हैं लेकिन सबूत के बगैर उसे चोर कहकर बदनाम नहीं कर सकते। बाप ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं तो इस जवान की हमायत क्यों कर रही है, इससे आंखें लड़ाती है। मैंने शाकिर से तेरी शादी करने के लिए 10,000 जमा किए थे। तू हमेशा शाकिर की मुखालफत करती है। मुझे शुबा है तूने ही अपने यार से मिलकर मेरी रकम चुराई है ताकि ये शादी ना हो सके। पड़ोसी की ये बात दुरुस्त थी कि हमायला वार्नर को दिल से जाने लगी थी और ये चाहत की ताली दोनों हाथों से बज रही थी। वो लड़की वार्नर के दिल में समा गई थी। पहली बार उसे देखकर सोचता रहा, ये इतनी अच्छी क्यों लगती है। अमेरिका से यहाँ तक दर्जनों लड़कियां उसकी जिंदगी में आई थीं, लेकिन हमायला की तरह दिल से नहीं लगी थी। फिर उसने चुपके चुपके हमायला के चोर ख्यालात पढ़े तो पता चला वह सिर्फ सूरत से ही नहीं सीरत से भी खूबसूरत है। उसे दिल से चाहने के बावजूद वो उससे दूर रहने की कोशिश करता था। सोचता था कोई मुनासिब मौका देखकर इस जजीरे से चला जाएगा, लेकिन जजीरे के मशरिक में इसराइल था। शुमाल में लबनान की खाना जंगी जारी रहती थी। जनूब और मगरिब की तरफ जाना चाहता था तो तवील बहरी सफर का कोई जरिया नहीं था। बहरहाल उसने पड़ोसी से कहा, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन इतने मोहल्ले वालों के सामने अपनी बेटी को भी इस चोरी में शरीक कर रहे हो। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए कुछ तो शर्म आनी चाहिए। एक औरत ने कहा, यह तो सच है कि हमायला शाकिर से शादी नहीं करना चाहती। मैं एक औरत हूं, इस लड़की की नजर पड़ती हूं, ये तुम्हें चाहती है। वार्नर वहां राशिद जमाल के नाम से पहचाना जाता था। एक नौजवान ने पूछा, जमाल सच बताओ, क्या तुम हमायला से मोहब्बत नहीं करते हो? वार्नर ने हमायला को देखा। वो शर्मा रही थी। सरेआम मोहब्बत का इकरार करने का मतलब ये होता कि वो हमायला को अपने नाम कर रहा था और जब उसे छोड़कर जाता तो वो उसके नाम से बदनाम होती रहती। उस प्यार करने वाली का दिल टूट जाता। वो इकरार नहीं करना चाहता था, इनकार भी नहीं करना चाहता था। उसने कहा, यहां किसी से मोहब्बत करने का मसला नहीं है। चोरी का इल्जाम मुझ पर और हमायला पर लगाया गया है।
मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, मैं असल चोर को आप लोगों के सामने ले आऊँगा। हमाइला के बाप ने कहा, मैं सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, इसके बाद हाकिम के पास जाकर फरियाद करूँगा। वार्नर मकान के अंदर आया। उसे शुबा था कि यह शाकिर की अदावत हो सकती है। हमाइला ने उसके मुंह पर कह दिया था कि वो मर जाएगी मगर उस शराबी जवारी से शादी नहीं करेगी। शाकिर ने शायद ये तौहीन बर्दाश्त नहीं की होगी और उसे वार्नर के साथ बदनाम करने के लिए चोरी की होगी। वो शाकिर के दिमाग में पहुंचा तो तस्दीक हो गई। वो मकान से बाहर आया। मोहल्ले के लोग वापस जा रहे थे। उसने आवाज़ दी, मेरी माओ, बहनों और भाइयों, रुक जाओ, मैं अभी आप लोगों के सामने चोर को पेश करूंगा। तमाम मर्द, औरतें और बच्चे बूढ़े वापस आने लगे। वो बोला, आप लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है, मैं दोनों हाथ सीने पर आंखें बंद करूं तो आप भी मेरी तरह सीने पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लें और सिर्फ 2 मिनट तक खुदा को याद करते रहें। 3रा मिनट शुरू होने से पहले वो चोर यहां हाजिर हो जाएगा। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। एक ने पूछा, आंखें बंद करने और खुदा को याद करने से चोर कैसे आ जाएगा? दूसरे ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, अगर 2 मिनट तक खुदा को याद करने से चोर पकड़ा जाए तो पुलिस की जरूरत ही नहीं रहेगी। वार्नर ने कहा, जब चोर ना आए तो आप मेरा मजाक उड़ाएं, बल्कि मुझे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करा दें। अभी मेरी इल्तजा है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके खुदा पर भरोसा करें। यह कहकर उसने अपने सीने पर दोनों हाथ रख लिए और आंखें बंद कर लीं। उसे देखकर हमाइला ने सबसे पहले ऐसा किया, फिर दूसरे भी यही अमल करने लगे। वार्नर आंखें बंद करते ही शाकिर के पास पहुंच गया। वो एक रेस्तोरां में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वहां से उठकर घर की तरफ भागने लगा। दोस्तों ने पुकारा, रुक जाओ, इस तरह अचानक कहाँ भागे जा रहे हो? शाकिर, रुक जाओ। वो किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था। जब उसने घर पहुंचकर अपनी अलमारी से $10,000 निकाले तब वार्नर ने उसके दिमाग को जरा सी ढील दी। वो घबरा गया। अपने हाथों में 10,000 की गड्डी देखकर बुड़बुड़ाया, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अब ये रकम क्यों निकाल रहा हूँ? वार्नर ने उसकी सोच में कहा, जिसकी रकम है उसे वापस करूंगा। वो इनकार करना चाहता था। वार्नर ने उसे वहां से दौड़ाया। 2 मिनट पूरे होने वाले थे। शाकिर चीखता हुआ आने लगा, मैं चोर हूं, मैंने हमाइला के घर से 10,000 चुराए हैं। वो लोगों की भीड़ में से गुजरता हुआ आया। सबने आंखें खोल दी थी। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देख रहे थे। वो कह रहा था, हमाइला ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं इसे राशिद जमाल के साथ बदनाम करना चाहता था, लेकिन मुझ पर खुदा की मार पड़ रही है। जब तक मुझे मुआफ़ी नहीं मिलेगी मैं खुदा की मार खाता रहूंगा। उसने नोटों की गड्डी हमाइला के बाप के कदमों में फेंकी, फिर उछलकर जमीन पर गिरा और अपना सर एक पत्थर से टकराने लगा। लोग सकते के आलम में उसे लहू लुहान होते दिख रहे थे। वार्नर ने कहा, लोगों, इसे मुआफ़ कर दो वरना यह मर जाएगा, इसी तरह सर टकराता रहेगा। एक औरत ने कहा, मैंने इसे मुआफ़ किया। हमाइला के बाप ने कहा, मैंने इसे मुआफ़ किया। फिर सभी उसे बुलंद आवाज से मुआफ़ करने लगे। वार्नर ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। सर टकराने का अमल रुक गया। वह एक तरफ जमीन पर गिर पड़ा। वार्नर ने अपने मकान में आकर दूर खड़ी हुई हमाइला को देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मोहल्ले की औरतें और मर्द दरवाजे पर आकर दस्तक देने और कहने लगे, राशिद जमाल, तुम खुदा के नेक बंदे हो, हमने तुमसे गुस्ताखी की है, हमें मुआफ़ कर दो। वार्नर ने अंदर से कहा, खुदा सबको मुआफ़ करता है, जब भी कोई गलती करो तो खुदा से मुआफ़ी मांगो। अब जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। वो एक एक करके चले गए। आखिर में दरवाजे के पास हमाइला की आवाज़ सुनाई दी, जमाल, मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर सुनो और दिल से सुनो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे ही नाम से जिंदा रहूंगी। एक हसीन लड़की अपनी जुबान से चाहत का इजहार करे तो चाहने वाले को कुल कायनात मिल जाती है। वार्नर सोच में पड़ गया। हमाइला उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वह उसे मोहब्बत से हासिल करना चाहता था मगर धोखा नहीं देना चाहता था, और वह उसे मुसलमान समझकर धोखा खा रही थी। वह दिल पर जबर करते हुए बोला, हमाइला, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम बहुत अजीम इंसान हो, ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छी नहीं हूँ? तुम्हारी शरीक हयात बनने के काबिल नहीं हूँ। मैं सच कहता हूँ, तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारे सीने में मोहब्बत भरा दिल है। तुम्हारी सूरत और सीरत का तकाजा है कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिले जो कभी तुम्हारा साथ ना छोड़े। मैं तो खाना बदोश हूँ, आज यहाँ कल न जाने कहाँ। तुम्हारे साथ मैं भी खाना बदोश बन जाऊंगी। तुम मुझे सारी जिंदगी आजमा लो, मुझे तन्हा छोड़कर जाओगे तो मरते दम तक तन्हा रहूंगी। कोई दूसरा शख्स मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। वह चली गई। वार्नर उलझन में पड़ गया। रात हुई तो बूढ़े से बोला, अंकल, आपने मुझे पनाह दी है, मुझे एक इस्लामी नाम देकर अपना बेटा बनाया है, आपने मुझ पर एतमाद किया है। मैं एक मुसलमान लड़की को धोखा देकर आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इससे पहले कि हमाइला का दिल टूटे, मैं उसे अपनी असलियत बता देना चाहता हूँ। बेटे, हमाइला से साफ कह दो कि शादी नहीं करोगे, असलियत ना बताओ। मैं उस मोहब्बत करने वाली लड़की के मजबूत इरादों को खूब समझता हूँ। मैंने इनकार किया तो फिर वो कभी शादी नहीं करेगी, किसी दूसरे को अपनी जिंदगी में आने नहीं देगी। तुम उसके दिल का हाल और उसके इरादों को कैसे जानते हो? मैंने उसकी शदीद मोहब्बत से अंदाजा लगाया है। नहीं बेटे, तुम्हारे अंदर कोई गैबी ताकत है, वो तुम्हें आइंदा पेश आने वाली बातों से आगाह करती है। आज तुमने कहा था कि 2 मिनट के अंदर चोर हाजिर हो जाएगा और वो सचमुच हाजिर हो गया। मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कोई गैबी ताकत है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे खुदा पर पुख्ता भरोसा है। मैं बुरे वक्तों से आंखें बंद करके याद करता हूं, वो माबूद मेरी मदद करता है।
तो फिर खुदा पर भरोसा करो और हमाइला की सलामती और भलाई के लिए दुआ मांगो। दुआ मांगने से पहले अपने आप को समझो कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो। वो तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहती है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हें किसी के साथ जीना और मरना चाहिए। हमाइला के साथ मुझे जीना है, मगर हमारे दरमियान मजहब आ गया है और मैं जानता हूँ वो मेरी मोहब्बत में जान दे देगी मगर ईमान नहीं देगी। और तुम? मैं भी यही सोचता हूँ। आबा व अजदाद के ज़माने से ऐसा ही हूँ। हमाइला के लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन मजहब नहीं छोड़ सकता। फिर इसी में बेहतरी है कि हमाइला को अपनी असलियत बता दो। दूसरे दिन उसने हमाइला को साहिल पर मुलाकात करने के लिए कहा। वो शाम को वहाँ आई। वार्नर ने उसके साथ रेत पर चलते हुए कहा, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम ये समझना नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं समझना नहीं चाहती? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? एक अजीम इंसान हूँ। इंसान ज़रूर हूँ लेकिन मुसलमान नहीं हूँ। वो चलते चलते रुक गई। उसे बेयकीनी से देखते हुए बोली, क्या मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुसलमान होने से इनकार कर रहे हो? तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए नहीं, तुम्हारी बेहतरी के लिए, सच कह रहा हूँ। उसे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी रुदात सुनाने लगा। उसने उसे सब कुछ बता दिया। सिर्फ टेलीपैथी का इल्म छुपा गया। वह चकराने के अंदाज में रेत पर बैठ गई, फिर रोने लगी। वह चुपचाप समुंदर को देखता रहा। ऐसे वक्त आंसू पहुंचना चाहो तो और बहती हैं। उसने जी भर के उसे रोने दिया। फिर उसे कहा, मैंने तुम्हें रुलाया है मगर मेरा ज़मीर मुतमईन है कि तुम सब कुछ लुटा कर नहीं रो रही हो। मैंने तुम्हें धोखा खाने से पहले हकीकत से आगाह कर दिया है। वो रेत पर से उठकर बोली, तुम्हारी इस शराफत और सच्चाई ने मुझ पर और ज़्यादा असर किया है। पहले मुझे तुमसे मोहब्बत थी, अब अकीदत भी हो गई है। मैं क्या करूं? ओ खुदाया, तुम ऐसा ही क्यों हो? मुसलमान क्यों नहीं हो? उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने उधर देखा। आसमान पर हेलीकॉप्टर और समुद्र में स्पीड बोट्स दौड़ती दिखाई दे रही थीं। फिर ऊपर से फायरिंग होने लगी। वार्नर हमाइला का बाजू पकड़कर खींचता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। वह स्पीड बोट्स वाले भी हेलीकॉप्टर की तरफ फायरिंग कर रहे थे। वो दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे आ गए। हेलीकॉप्टर से मेगाफोन के जरिए कहा जा रहा था, हथियार फेंक दो और बोट्स किनारे पर ले जाओ। वार्नर ने वो आवाज़ तवज्जो से सुनी। ये वार्निंग बार बार दी जा रही थी। वह वार्निंग देने वाले के दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि वो इसराइली हेलीकॉप्टर है और स्पीड बोट्स में जो लोग हैं उनका ताल्लुक ईसाई मलेशिया से है। इसराइली हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ लबनान में ईसाई मलेशिया का साथ देती थी, लेकिन एक मामले में उनसे इख्तलाफ हो गया था। इसराइली फौज उन मुखालफत करने वालों को गिरफ्तार करके तिल अबैब पहुंचाना चाहते थे। वार्निंग देने वाले ने मेगाफोन रख दिया। फिर एक हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी चाबी दांतों में दबाई। फिर चाबी निकालकर स्पीड बोट्स पर वो बम फेंकना चाहता था लेकिन ना फेंक सका। वार्नर ने उसके दिमाग को जकड़ लिया। फिर दूसरे ही लम्हे में एक जोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ने लगे। स्पीड बोट्स वाले खुशी से नाचने लगे। लोग घरों से निकल कर आ रहे थे और हेलीकॉप्टर के टुकड़ों को फिजा में उड़ते हुए और समुद्र की गहराई में डूबते देख रहे थे। स्पीड बोट्स वाले किनारे पर आ गए। वार्नर हमाइला के साथ पत्थर के पीछे से निकल आया। 2 स्पीड बोट्स में 6 आदमी थे। वो हथियार उठाए रेत पर चलते हुए जजीरे की औरतों और मर्दों को देख रहे थे। उनमें से एक ने हमाइला को देखा, फिर उसकी तरफ पलट कर आते हुए बोला, सुना था इस जजीरे में परियां रहती हैं। हाय, क्या हुस्न है, क्या जवानी है। हमाइला सहमकर वार्नर के पीछे आ गई। वार्नर ने कहा, रुक जाओ और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम सबकी जान बच गई। वो सब कह के लगाने लगे। एक ने कहा, ये ऐसे बोला है जैसे इसी ने जान बचाई है। दूसरा शख्स घूमकर हमाइला की तरफ आना चाहता था। वार्नर घूमकर आड़े आ गया। फिर वो 6 मुसल्लह अफराद उन दोनों के अतराफ घूमते हुए कहने लगे, हम चारों तरफ हैं, इस परी को किस तरफ से बचा कर ले जाओगे? बस्ती की एक औरत ने दूर से चीख कर कहा, हमाइला को छोड़ दो और वो राशिद जमाल खुदा का नेक बंदा, इसे परेशान न करो। एक हथियार वाले ने कहा, हम इस जजीरे में जब भी आते हैं तो यहाँ से अनाज और शराब ले जाते हैं। आज हमारे लीडर को ये पसंद आ गई है, इसलिए हम इसे भी ले जाएंगे। उसने हमाइला का हाथ पकड़कर खींच लिया। वो चीखने लगी। वार्नर गरज कर बोला, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। एक ने उसकी तरफ गन सीधी की। बाकी 5 ने बस्ती वालों को निशाने पर रखते हुए कहा, खबरदार, किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ सिर्फ लाशें गिरेंगी। वार्नर समझ गया, अगर हाथापाई करेगा तो उसके साथ बस्ती वाले भी कई मारे जाएंगे। उसने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी माओ, बहनों और भाइयों, अपने सीने पर हाथ रखो और कहते जाओ, या खुदा, या खुदा। फिर देखो खुदा की मर्जी से हमारी हमाइला पर आंच नहीं आएगी और यह याश सर फिरे नाबूद हो जाएंगे। बस्ती वाले एक बार वार्नर को आजमा चुके थे। उन सब ने अपने सीने पर हाथ रख लिए, फिर या खुदा पुकारने लगे। वार्नर ने एक के दिमाग में पहुंचकर उसके हथियार से उसके 2 साथियों पर गोलियां चलाईं। लीडर ने गुस्से से पूछा, उल्लू के पट्टे अपने साथियों को क्यों मार रहे हैं? वार्नर लीडर के दिमाग में पहुंच गया। लीडर ने बाकी 3 साथियों की तरफ फायरिंग की। वो इधर उधर भागते हुए लीडर को गालियां देने लगे। जवाबन उसकी तरफ फायरिंग करने लगे, लेकिन गोलियां खाकर गिरते गए। वो जैसे जैसे मरते जा रहे थे, बस्ती वालों की आवाज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद होती जा रही थीं। या खुदा, या खुदा। लीडर अकेला रह गया। उसके हाथ से हमाइला छूट गई थी। वो दौड़ती हुई आकर वार्नर से लिपट गई।
लीडर खौफजदा होकर कभी अपने 5 साथियों की लाशों को देख रहा था और कभी खुदा को पुकारने वाले लोगों को देखता हुआ स्पीड बोट की तरफ जा रहा था। अब वो वहां से भागना चाहता था। वार्नर ने उसके हाथ से गन को गिरा दिया, उसे अपना रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर किया। लीडर ने रिवॉल्वर से वार्नर का निशाना लिया। हमाइला ढाल बनकर वार्नर के सामने तन गई। बस्ती के लोग जोर जोर से खुदा को पुकारने लगे। लीडर के रिवॉल्वर का रुख बदलने लगा। उसकी नाल घूमती हुई खुद ही उसकी कनपटी से आकर लग गई। वो चीखने लगा, नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं। उसने बात पूरी होने से पहले खुद ट्रैगर को दबाया और खुद ही मौत के मुंह में चला गया। बस्ती वाले जैसे खुशी से पागल हो गए, उछल उछल कर नाचते हुए आए, फिर वार्नर को कांधों पर उठाकर राशिद जमाल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हमाइला दुश्मनों के शिकंजे से निकलकर और वार्नर के पास आकर बहुत खुश थी। लेकिन बस्ती वालों ने जब राशिद जमाल जिंदाबाद के नारे लगाए तो वो एकदम से मुरझा गई। नाचती हुई मोरनी को भद्दे पांव नजर आ गए। ये याद आ गया कि वो राशिद जमाल नहीं है। आह, अरे ओ एसआई, दुश्मन नफरत की स्लीप पर चढ़ाते हैं, तूने मोहब्बत की सूली पर चढ़ा दिया है। हाय, ये कहानी किस मोड़ को पहुंचेगी।